देखते कहां पर है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये देख क्या रहे हैं कि परिघटना तो सेम है, बस दिशा क्या हो गई है? बदल गई है। इसकी दिशा क्या हो गई है? बदल गई। ये एंटी साइक्लोन है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसी दिशा हो जाएगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये बात पहले समझ में आई या नहीं आई? एक व्यक्ति है मिस्टर वर्कनीज एंड सन्स, वो पृथ्वी के भ्रमण पे निकले। जैसे ही वो इक्वेटर से ऊपर गए, ठीक है, वो क्या देख रहे हैं कि मध्य में क्या है? लो प्रेशर है, बाहर जो है क्या है? हाई प्रेशर का समदाब रेखा है। ठीक है, देख क्या रहे हैं कि चूंकि वो बाहर अगर हाई प्रेशर है, सेंटर में आपका क्या है? लो प्रेशर है। ठीक है, तो हवा का जो डेविएशन होगा टुवर्ड सेंटर होगा। किस ओर होगा? वह केंद्र की तरफ होगा। ठीक है, केंद्र की तरफ तो हो तो रहा है, लेकिन इसकी दिशा कैसी है? उत्तरी गोलार्ध में जब देख रहे हैं तो इसकी दिशा कैसी है? एंटी साइक्लोन। जब वो आ रहे हैं, इस सेम घटना जब उन्होंने देखा, कहां पर? साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो देख रहा है घटनाएं तो सेम है, डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक है जी, वह जो है और ऊपर गए, वह जो है क्या हो गए? वह जब वह कहां तक 30-35 में थे, चाहे वो नॉर्थ की बात करें या 30-35 साउथ की बात करें, उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर देखा। लेकिन जैसे ही वह इससे ऊपर चले गए, जैसे ही वह इसके नीचे आ रहे हैं, देख क्या रहे हैं? यह घटनाएं तो समान घट रही है, लेकिन वहां पर कुछ इस प्रकार जो है एक स्ट्रक्चर तैयार है, और इस स्ट्रक्चर के चारों ओर क्या बना हुआ? हाई प्रेशर, और मध्य में क्या है? लो प्रेशर। और उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसी है? इसकी दिशा कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। सेम घटनाएं पुनः यहां देख रहे हो। जैसे वो आते कहां पर? साउदर्न हेमिस्फीयर में, हाई लैटिट्यूड पर। देख क्या रहे हैं कि केंद्र में लो प्रेशर, बाहर किसका क्या है? हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से केंद्र की ओर हवा की क्या हो रही है? परिसंचरण हो रही है, डेविएशन दिखाई पर, एक चक्रीय प्रवाह दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देख रहे हैं तो इसका जो है दिशा है वो एंटी साइक्लोन है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हैं तो इसकी दिशा कैसी हो रही है? या क्लॉकवाइज हो रही है। इसी पर उन्होंने स्टडी करना क्या करा? प्रारंभ करा। और स्टडी करने के आरंभ में उन्होंने इस घटना का कई नाम दिया गया। यह जो घटना है, यह जो स्ट्रक्चर है, यह जो क्या आपका फिनोमेना है, इसे कई नामों से नवाजा गया। जैसे बताओ, अगर जापान है तो जापान में हम इसे क्या बोल रहे होते हैं? कॉन्फू, टाइफू, सब खत्म, भूल गए हैं? लिखवाए नहीं थे लास्ट क्लास में? किडनी तुम्हारा बेचाएंगे। ठीक है, साउथ चाइना सी में क्या बोलते हैं? इसे टाइफून। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसे ही क्या बोलते हैं हम? विली विली। ठीक है, कैरेबियन सी में हम इसे क्या बोल रहे होते हैं? हरिकेन। ठीक है, इसे ही हिंद महासागर में क्या बोलने का रिवाज है? साइक्लोन बोलने का क्या है? रिवाज है। ठीक है, और यहां से ही इसे परिभाषा भी दिया गया। यहां से ही जो है इसे क्या भी दिया गया? परिभाषा भी दिया गया। जब बताओ इसका परिभाषा हो तो हम क्या बोल सकते हैं? ये बताओ, सेंटर में कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर। ये बताओ, सरकमफ्रांस में बताओ कैसा? हाई प्रेशर है। ठीक है, ये बताओ डेविएशन अगर देखें तो कैसा डेविएशन है? तो सर्कुलर डेविएशन है। कैसा डेविएशन है? सर्कुलर डेविएशन है। कैसा? टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ये बताओ अगर डायरेक्शन पूछे तो बताओ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा डायरेक्शन है इसका? एंटी साइक्लोन। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में पूछे तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। इसी को जो है वाक्य में गढ़ डालिए, यही तो है। परिभाषा अगर दिया जाए तो परिभाषा क्या हो सकता है? जिसके केंद्र में क्या हो? निम्न दाब। जिसके चारों ओर परिधि में क्या हो?
उच्च दाब, और वायु का सर्कुलेशन कैसा हो, स्ट्रेट या सर्कुलर, किस ओर, सर्कल टुवर्ड सर्कमफ्रेंस या टुवर्ड सेंटर, डायरेक्शन क्या होगा, किस हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब ये बात समझ में आई या गए? अब बताओ, इसको वाक्य में रटे या शब्दों में गढ़ डालें? वाक्य में लिखेंगे तो अब ये एक बर्डन बन जाएगा आपके ऊपर, किसको याद कीजिए अब, ठीक है। व्हाट इज साइक्लोन, तो जिसके केंद्र में क्या हो, जिसके बाह्य भाग में क्या हो, ठीक है, जिसमें वायु का कैसा प्रवाह हो, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, जिसकी दिशा साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, कहानी खत्म, ठीक है। अब जो है कहता है मिस्टर वकनीज कि भाई लेकिन ऐसी परिघटना को तो मैंने दो स्थान पर देखा, एक 0 से 35 के मध्य, और एक मैंने क्या देखा, 35 से ऊपर पोल के मध्य, ठीक है। तो इसी प्रकार साइक्लोन को भी कितने भागों में बांटा गया, या दो भागों में बांटा गया। एक क्या है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, और एक है आपका क्या, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। अगर आपसे पूछे टेम्परेट साइक्लोन क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं, विषुवत रेखा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बड़ी बात यह है कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका कौन सा डिग्री, ये कौन सा रेखा है, ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा, ठीक है। इसी के मध्य तो क्या होती है, सन की किरण पूरे साल में कभी न कभी एक बार क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो यह कौन सा कटिबंध है, हम कटिबंध ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र है, कटिबंध बोलेंगे। यह कैसा कटिबंध होगा, यह उष्ण कटिबंध। ये क्या है, यह क्या होगा, कौन सा कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन है ये आपका, कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किसे बोल रहे होंगे, तो क्या हम बोल सकते हैं 0 डिग्री से कहां की ओर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य केंद्र में क्या हो, लो प्रेशर, सर्कमफ्रेंस पे क्या हो, हाई प्रेशर, वायु का वायु का जो प्रवाह है वो कैसा प्रवाह होगा, सर्कुलर, ठीक है। जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, जिसकी दिशा साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उसे हम क्या बोल रहे होंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोल रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे ऐसे विद्यार्थी तो ऐसे ही याद करते हैं, ठीक है, कि उस समय भी याद करना नहीं पड़ा, आज भी याद करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं आप? अब एक सवाल बड़ा खड़ा हुआ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को लेकर के कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अगर बात करें, यहां पर कहां गया फिगर, ये फिगर है, ये देखिएगा कि 0 डिग्री से हम ऊपर की ओर जा रहे थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो यह जो घटना है, इसका जो शेप देखिएगा, यह शेप कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। जबकि जैसे ही आप हाई लैटिट्यूड पर जाइएगा तो इस चक्रवात का शेप कैसा है, त्रिभुज के आकार का है, नहीं, यह क्या है, त्रिभुज के आकार का है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को जब आप लिखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बताओ आकृति कैसी लिखी जाएगी, ट्रायंगुलर या सर्कुलर? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आकृति कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है या फिर सर्कुलर होती है? सर्कुलर होती है। उष्ण कटिबंधीय हम बोलेंगे तब हे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ज्योग्राफी क्या है, ऑब्जर्व करने की चीज है, ठीक है। जो दिख रहा है उसके पीछे का लॉजिक ढूंढिए और वो सारी बातें जो है लिख डालिए, यही आपका क्या है, ज्योग्राफी है। फिर इसको मैप पर उतार लीजिए। जब बताओ इसमें हमें और अगर शब्द ऐड करने हो, हमें अगर इसमें और क्या करने हो, शब्द ऐड करने हो, तो बताओ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति क्या हम लिख सकते हैं, व्यापारिक पवन के सहारे होता है,
नहीं लिख सकते हैं कि व्यापारिक पवन के सहारे जिसके केंद्र में क्या हो, फिर वो सारी बातें ऐड कर दीजिए। समझ रहे हो बात को? ज्योग्राफी एक क्या है, सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट क्या है, सब्जेक्ट है, बशर्ते आप कुछ बेसिक को पकड़ के चलें, कुछ साइंस को पकड़ के चलें। ठीक है, कुछ साइंस अगर आपका मजबूत है, कुछ बेसिक अगर आपने क्लास में रहा है रेगुलर, तो बस कहानी क्या है, आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, जितनी साइंस की आवश्यकताएं हुई हम लोग क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हम लोग? अब बताओ, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसकी अगर इस चक्रवात की इंटेंसिटी कब बढ़ जाएगी? जब समदाब रेखा की सघनता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब समदाब रेखा की सघनता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो मैंने कहा था दो समदाब रेखा के बीच जो लगता है बल, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। पीजीएफ, दो आइसोबार के बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या बोल रहे होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, जितना बताओ समदाब रेखा की संख्या जितना डेंस होगा, पीजीएफ उतनी ही क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब पीजीएफ जितनी हाई होगी, स्पीड उतनी ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चक्रवात उतना ही क्या हो जाएगा, विध्वंसक हो जाएगा। चक्रवात उतना ही क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। चक्रवात उतना ही क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो पीजीएफ को अगर आप पढ़ चुके पहले से, तो आप लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन भी बता सकते हैं। ये बताओ, जैसे जैसे हम समदाब रेखा की संख्या को घटाते चल जाएंगे, पीजीएफ क्या होते चला जाएगा, वह एक समय ऐसा आएगा कि ये समदाब रेखा ही समाप्त हो जाएगा। जब समदाब रेखा ही समाप्त हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, क्या हाई प्रेशर, क्या लो प्रेशर, क्या वायु का सर्कुलेशन, खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे बताओ डिफरेंट समदाब रेखा की संख्या क्या होते जाएगी, बढ़ती जाएगी, साइक्लोन उतना ही क्या होता जाएगा, वो मैच्योर होता चला जाएगा। क्या ये समदाब रेखा की संख्या अचानक से राइज कर जाएगा? क्या समदाब रेखा की संख्या जो है अचानक से राइज कर जाएगा? इसकी अपनी एक क्या होती है, गति होती है। ठीक है, जैसे मान लो हम अगर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहां पर क्या बन गया है, लो प्रेशर, तो एक समदाब रेखा हो गया, मान लो ये 10 का है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या बन रहा है, हाई प्रेशर, ये आपका क्या है, 20 का। फिर एक समदाब रेखा और बन गया, ये किसका हो गया, 30 का। ये और क्या हो गया, ये बताओ, जैसे जैसे समदाब रेखा बढ़ रहा था, वैसे वैसे पीजीएफ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जैसे जैसे पीजीएफ बढ़ रहा था, उसी प्रकार क्या हो रहा था, ये विंड का स्पीड क्या हो रहा था, यह विंड का स्पीड क्या हो रहा था, यह बढ़ रहा था। ठीक है, तो बताओ, लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन इज डिपेंड्स अपॉन द आइसोबार्स, हाँ या ना? अगर क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चक्रवात की जो क्या है, जीवन चक्र है, वह किस पर आधारित है, वह आइसोबार पर, समदाब रेखा। बताओ, समदाब रेखा ऑप्शन में ना मिले, पीजीएफ मिल जाता है, अब हो सकता है ना? ये बताओ, मैच्योर साइक्लोन है, मैच्योर क्या हो, साइक्लोन हो, ये साइक्लोन अचानक से किसमें आ जाए, डोल्ड्रम में प्रवेश कर जाए, बताओ, ये साइक्लोन जिंदा रहेगा या मर जाएगा? का है, क्योंकि डोल्ड्रम में सर्कुलेशन, डोल्ड्रम कहां बनेगा, इक्वेटर के पास। ठीक है, बताओ, इक्वेटर के पास बताओ, कॉरियोलिस फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम? विषुवत रेखा के पास कॉरियोलिस फोर्स बताओ, मिनिमम या मैक्सिमम? भूविक्षेपी बल मिनिमम होगा ना जी, यहां पर मैक्सिमम कहां पर होगा, पोल पर। मिनिमम कहां पर है? ठीक है, बताओ, पोल पर क्या मैक्सिमम है, तो यहां से गेंद फेंकोगे तो यहां से अधिक डेविएशन दिखाई पड़ेगा। जब हम इक्वेटर पर ही खड़े हैं तो डेविएशन ही दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, कॉरियोलिस फोर्स कहां पर जीरो हो जाएगी, इक्वेटर पर। डोल्ड्रम कहां बन रहा है, इक्वेटर पर। ये बताओ, जब कॉरियोलिस फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो विंड में डेविएशन ही नहीं आएगा, तो क्या वो साइक्लोन रह पाएगा? आ रही बात समझ में? तो एक तरफ क्या है, साइक्लोन का बनना, और एक तरफ क्या है, साइक्लोन का मरना।
साइक्लोन कैसे मर सकता है? समदाब रेखा की संख्या घट जाएगी तो क्या हो जाएगा? वह साइक्लोन मरता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अगर ये साइक्लोन कहाँ प्रवेश कर जाए? डोलड्रम में, तो भी साइक्लोन क्या हो जाएगा? वह मर जाएगा। अगर बताओ जेट स्ट्रीम के रास्ते में अगर आ गया कौन? साइक्लोन, तो क्या ये साइक्लोन रह पाएगा? जेट स्ट्रीम अपने साथ इसको क्या होगा? वह अपने रास्ते में घसीटता हुआ लेकर चला जाएगा, जैसे पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अ टाइप्स ऑफ साइक्लोन। यह कहाँ से आती है? यह मेडिटेरियन सी से आती है। किसके सहारे? जेट स्ट्रीम के सहारे। कहाँ तक पहुँच जाती है? वह हिमालय तक, और टकरा करके दो भाग में बट जाती है। ये साइक्लोन था कहाँ का? भूमध्य सागर का। आ कहाँ गया ये बताओ? तो भूमध्य सागर के पास रहने वाले लोग क्या उस साइक्लोन का एहसास कर पाएंगे? नहीं, उनके लिए साइक्लोन क्या हो चुका है? मर चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि साइक्लोन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? आइसोबार, पीजीएफ, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? कॉरियोलिस फोर्स, डोलड्रम एंड जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम। कभी सवाल पूछ ले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लग गए विचार करने हैं। जेट स्ट्रीम का है हो, आइसोबार के बदले पीजीएफ डाल दे तब। अब ये संबंध पता ही नहीं है आइसोबार और पीजीएफ के बीच में, कैसे होगा पता? जब क्लास में रहेंगे तब तो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको ये सब चीजें? साइक्लोन क्या है? व्हाट इज साइक्लोन? जिसके केंद्र में क्या हो? बाहर क्या है? जिसके बाहर में क्या हो? हाई प्रेशर। वायु का प्रवाह किस ओर होगा? केंद्र से परिधि की ओर या परिधि से केंद्र की ओर? सरकमफ्रांस टू सेंटर की ओर। बताओ ये सीधी प्रवाह होगी या तिरछी प्रवाह होगी? सर्कुलर। अरे वही ना हुआ, सर्कुलर क्या होगी? इसकी प्रवाह होगी। ठीक है, ये बताओ ये सर्कुलर प्रवाह, ये सर्कुलर प्रवाह में वायु की दिशा बताओ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी? आ रही बात समझ में? अरे बताओ साइक्लोन कितने प्रकार का है? कौन कौन से? ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। ये बताओ ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ से कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके ऊपर और पोल के मध्य बताओ कौन सा क्षेत्र है? समशीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। ठीक है, इस बीच में मिलने वाले चक्रवात को हम क्या बोल रहे होंगे? समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, दोनों में फिर अंतर क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उसकी आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, सर्कुलर होता है, जबकि समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आकृति कैसी होती है? ट्रायंगुलर शेप की होती है। क्यों होती है ट्रायंगुलर शेप? वो तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बड़ा सवाल है कि क्या सभी केंद्र की ओर चलने वाली पवन को क्या हम साइक्लोन बोल सकते हैं? क्या केंद्र की ओर चलने वाली, देखो सब सो रहा है तो काहे हम पढ़ा रहे हो यहाँ पर? बता तुमको कैसे पढ़ाएं? अब सिंपल सी बात है कि एक पॉइंट से नहीं छोड़ना है, एक पॉइंट से भी। अब बताओ इससे आसान भाषा में और कैसे पढ़ाया जा सकता है? आप मुझे बता दीजिए। आपका ना बेसिक ठीक है, ना आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, समय बहुत कम है। ठीक है, समय बहुत क्या है? कम है। बीच में थोड़ा सा अगर हम गप मार लेंगे तो फिर आप बोलेंगे बहुत बुरा इंसान है यार, मेरा कीमती समय खराब कर रहा है। ठीक है भाई, पहले आप आंक लीजिए कि आप बैठ सकते हैं या नहीं। बताओ इससे ज़्यादा पढ़ाई तो कहाँ पर होती है? बीपार्ड में होगी। बीपार्ड यहाँ से जाने के बाद, ठीक है, अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो फिर लवासना में कैसे पढ़ोगे फिर? हैं वहाँ पूरा दे क्या आप यू आर डूइंग लाइक दिस? सिंपल सी बात है, वहां तक जाने का मतलब वहां पे वही लोग जा पाते हैं जिनमें सिटिंग पावर हो। ठीक है, इसलिए हम खराब बोलते हैं कि ये दिख जाता है ना आप लोग की हैबिट।
आप लोग की हैबिट दिख जाती है तो लग जाता है कि आप किस लाइन के क्या हैं। और मेरे में एक बहुत बुरी आदत है कि हम जो सोचते हैं, जो मुझे दिखता है, हम बोल बैठते हैं, इसलिए क्या है, बुरे व्यक्ति हैं। ठीक है, कैसे करोगे बताओ? खाली पढ़ना है जीवन भर? जीवन का कुछ साल निकालो कि बस इतने ही साल पढ़ना है, जीवन में और कोई काम नहीं है, खाली पढ़ना ही है। और भी काम है भाई, ठीक है, जिसको करके संतुष्टि मिलता है। जैसे हम अब मेरे जीवन का लक्ष्य था कि 21वें साल तक हमें पढ़ना है, 21 साल का हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, जब बीएससी में थे हम लोग कि नहीं 21 साल के बाद हम पढ़ेंगे ही नहीं, खाली फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे। और ठीक वही मैंने किया, 21 साल मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, 22वें साल में भी यूपीएससी मैंने दिया, 22वें साल का, लेकिन क्या था, सिनॉप्सिस पढ़े आगे बढ़े, सिनॉप्सिस पढ़े आगे बढ़े। क्यों? पहले का पढ़ा हुआ था, इसलिए सारा काम पहले करके बैठ गए। और जो बीच बीच का रह गया विद्यार्थी, वो कभी पढ़ रहा है, कभी मामा के पास जा रहा है, कभी मौसी के पास जा रहा है, कभी बुआ के पास जा रहा है, इससे हम क्या हो गए, बच गए। ठीक है, वो लोग आज तक मर रहे हैं, वो आज तक यार जीवन में यूपीएससी नहीं हुआ। तो अब क्या होगा बताओ? 32वें साल में तुम हो, 32वें, तो हम नहीं है, वो लोग 32वें साल में हैं, और कह रहा है तो 32 साल तक इंतजार किया, मतलब तुम उतना जीवन काट चुके जितना जीवन अब तेरे पास बचा भी नहीं है। ठीक है, अब बताओ 32वें साल में तुम एक अलग जीवन कैसे स्टैब्लिश कर पाओगे भाई? तो अब कहता है रवि भाई आपने सही किया, बीच में एकदम समझ गया और रास्ता चेंज करके हम रुक तो गए जीवन में, तो सेटल तो हो गए। तब तुम ही उसमें दिया था गाली हम लोगों को, हमको, कि तुम्हें एक बार और ट्राई करना चाहिए, तुम्हें एक बार और ट्राई करना चाहिए। जीवन मेरा तो मानना है कि यूपीएससी का जो है क्या, अटेम्प्ट घटाकर 3 बार कर दो बस, 3 बार नहीं तो ठीक है, वरना घरे जाओ। जीवन भर जो है 32 साल तक दे दिया है समय, पूरा गार्जियनों को तंग तंग कैले है, पूरा गार्जियन 32 साल तक एक बाल बच्चा को पाले जा रहा है, इसी सपना है कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए कैसे दिन। और यहाँ जो है, अब चल हटाओ, इतना बुरा मत सुना हमसे। कभी कभी बुरा बात भी अच्छा प्रभाव छोड़ जाता है, तुम्हें पता नहीं है, बुरा बातें जो है अच्छा प्रभाव छोड़ जाता है। चलिए आइए देखिए, स्पीड पर डिपेंड्स करता है, स्पीड पर। ठीक है, उसके बाद प्लेस। ठीक है, स्पीड से पहले देखो, अगर 16 मीटर पर सेकेंड से कम है तो इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन। क्या बोलते हैं हम इसे? ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ठीक है, अगर 16 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 32 मीटर पर सेकेंड के मध्य है तो इसे कहते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसे? ट्रॉपिकल स्टॉर्म। और 32 मीटर पर सेकेंड से एबव हो तब जाकर के इसे हम क्या बोल रहे होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल रहे होते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सारी बातें सेम रह जाएगी। केंद्र में क्या है? लो प्रेशर, बाहर इसका क्या है? हाई प्रेशर। एयर का डेविएशन टुवर्ड सेंटर कैसा है? स्ट्रेट या सर्कुलर? सर्कुलर। डायरेक्शन देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? अब हम बात कर रहे थे, आखिर इसमें एक ही चीज रह गई थी, वो थी स्पीड को लेकर के। वो क्या थी? स्पीड को लेकर के। ठीक है, क्या स्पीड पर भी बेस्ड होता है साइक्लोन? यस। हम सभी सर्कुलर प्रवाह, जिसका कहां पर हो रहा है? केंद्र की हो रहा है प्रवाह, सभी केंद्र की ओर प्रवाह वायु को हम साइक्लोन नहीं कह सकते। बात को समझिएगा, केंद्र की ओर वायु की वैसी प्रवाह जिसमें वायु की स्पीड क्या होनी चाहिए? 32 मीटर पर सेकंड से क्या होनी चाहिए? एबव होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? 32 मीटर पर सेकंड से अगर क्या है? कम है तो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? उष्णकटिबंधीय तूफान कह रहे होते हैं, चक्रवात नहीं कह रहे होते हैं। ठीक है,
अगर 16 मीटर पर सेकेंड से कम हो जाए तब हम इसे क्या बोल रहे होंगे? उष्णकटिबंधीय अवदाब, ट्रॉपिकल डिप्रेशन कह रहे होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा बताओ, क्या हम इस शब्द को जोड़ सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन से? जोड़ सकते हैं। कोई साइक्लोन तभी बनेगा जब पहले ट्रॉपिकल डिप्रेशन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ट्रॉपिकल स्टॉर्म आएगा, तब जाकर के क्या होगा? साइक्लोन। क्या अचानक से वायु की स्पीड, क्या अचानक से वायु की स्पीड 32 मीटर पर सेकंड हो सकती है क्या? नहीं। तो पहला फेज क्या हो सकता है? या तो 16 मीटर पर सेकंड हो सकता है, उसके बाद 16 मीटर पर सेकंड से 32 मीटर पर सेकंड के मध्य हो सकता है, उसके बाद 32 मीटर पर सेकंड से एबव हो जाएगा तो उसे हम क्या बोल रहे होंगे? साइक्लोन बोल रहे हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ, ये 16 मीटर पर सेकंड से कम है, इसका मतलब बताओ समदाब रेखा की संख्या मैक्सिमम है या मिनिमम है? बताओ, जैसे जैसे आइसोबार डेंस करता चला जाएगा वैसे वैसे पीजीएफ क्या होगा? इसका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आइसोबार समदाब रेखा की संख्या बढ़ेगा, पीजीएफ बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू ट्रॉपिकल स्टॉर्म एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऐसा हम कह रहे हैं या भूगोल विद्ता कह के आए हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है या फिर ऊपरे ऊपरे निकल रहा है? बहुत फेवरेबल चैप्टर है यह बीपीएससी एंड खासकर यूपीएससी के, तो खासकर बीपीएससी में मेंस के लिए यह जो क्या है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। हैं कहाँ पर? ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, उष्णकटिबंधीय तूफान। ठीक है, और यहाँ से ही जब बताओ ये ट्रॉपिकल साइड बताओ 32 मीटर पर सेकंड से स्पीड अगर बढ़ गया तो वो अपने रास्ते में क्या लाएगी? तबाही। बताओ, खुशी खुशी या गम गम? पूरा अप्पर झप्पर उड़ गया। ठीक है, तो यहीं से चैप्टर जन्म लेगा कौन सा? डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, जो यूपीएससी का फेवरेबल क्या है चैप्टर हुआ करे। बताओ, बिना साइक्लोन पढ़े ही हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। इसलिए क्रमबद्ध आराम आराम से असनही चैप्टर में क्या करें? आगे बढ़े। ठीक है, पहला सवाल, व्हाट इज साइक्लोन? एक व्यक्ति को याद रखिए, वो व्यक्ति कौन है? मिस्टर वर्कनीज। अकॉर्डिंग टू मिस्टर वर्कनीज एंड सन्स, ठीक है, वो पृथ्वी पर भ्रमण के उन्होंने क्या पाया? उन्होंने एक एयर का जो है सर्कुलेशन देखा। उस सर्कुलेशन में क्या था? सेंटर में लो प्रेशर, बाहर में क्या था? हाई प्रेशर। इसका साफ मतलब है वायु की कैसी प्रवाह होगी? परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर। अच्छा, बोलने में ऐसा लग रहा है ये स्ट्रेट है, जबकि ऐसा स्ट्रेट डेविएशन नहीं होता है। कैसा डेविएशन होता है? यह सर्कुलर डेविएशन उन्होंने देखा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या देखा? वो देख ये रहा है कि इसकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, जैसे जैसे वो ऊपर गया घटनाएं तो सेम दिख रही है, लेकिन आकृति बदल रही है। इसकी आकृति क्या हो गई? बदल गई। इसी प्रकार जो है चक्रवात की भी क्या हो गई? प्रकार बदल गया। ठीक है, तो चक्रवात कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार का। एक है आपका कौन सा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। एक है आपका क्या? समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, अब बारी तू बोला कि आखिर दोनों फिर अंतर क्या है? दोनों में फिर आखिर अंतर क्या है? तो अंतर ये देखा जा रहा है कि एक जो आपका क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसका जो शेप है वो कैसा शेप है? वह सर्कुलर शेप है, जबकि आपका टेम्परेट साइक्लोन का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, तो पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्या हुआ? अध्ययन किया गया कि आखिर क्या हम हर केंद्र की ओर चलने वाली पवन को क्या हम साइक्लोन कह दे क्या? तो कहा कि नहीं, कि साइक्लोन का मतलब है कि केंद्र की ओर वैसी वायु का प्रवाह जिसकी गति कितना से ज्यादा हो? 32 मीटर पर सेकंड से क्या हो? ज्यादा हो। सारी क्रिया सेम रहेगी। अगर स्पीड कम गया तो कैसा स्पीड कम सकता है? 32 मीटर से ऊपर है तो साइक्लोन, 32 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड है तब इसे क्या बोल रहे होंगे? ट्रॉपिकल स्टॉर्म। और 32
सॉरी 16 मीटर पर सेकंड से कम है तब इसे क्या बोल रहे होंगे, ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोल रहे होंगे। अच्छा, तो फिर इसको जोड़ दिया गया किसमें, साइक्लोन के लाइफ साइकिल में। देखा कि अचानक कोई साइक्लोन नहीं आता, साइक्लोन आने से पहले क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्या बन जाएगा वहां पर, अब दाव ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनेगा, ट्रॉपिकल डिप्रेशन के बाद क्या होगा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनेगा, फिर जाकर के ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा। ठीक है, और इसी बीच में मौसम वैज्ञानिक को समय मिल जाता है, जैसे वो देखता है कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनने लग गया है, वैसे ही वह क्या करता है, वह अगर तट के पास है, समुद्र के तट के पास, वहाँ सारे मछुआरे को बोल दी जाती है कि भाई अब मछली लेने आप समुद्र में ना उतरिए। उतर गए तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है, इसका आकलन फिर आप ही लगाएंगे और समुद्र ही लगाएंगे। ठीक है, अच्छा आप वहाँ तक चले गए। ठीक है, ये बात समझ, चले आगे। अच्छा बताओ, ये तुम जितना कुछ अभी पढ़ा, ये सब इसकी एक क्या थे, क्रियाविधि। ठीक है, शेप की अगर बात करूं, शेप नहीं शेप, कुछ इस प्रकार का शेप बनता है। ठीक है, देखिए ये इसकी आकृति है, कैसे साइक्लोन फॉर्म करता है। ठीक है, साइक्लोन का अगर आप रियल ये दिखाओगे, इमेज दिखाओगे, तो कुछ इस प्रकार जो है साइक्लोन फॉर्म करता है और साइक्लोन जो है ट्रैवल करता है। ठीक है, ये जो आपका कौन सा एरिया है, ये बाहर आपका हाई प्रेशर है, बीच में आपका कौन सा प्रेशर मिलेगा, जैसे जैसे हम केंद्र में आएंगे क्या मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा। ठीक है, वायु का सर्कुलेशन होगा तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर के उठने के बाद क्या होगा, आगे चल करके ये फैल जाएगा, फैल करके वह पुनः कहाँ आएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ का भाग भी इधर आएगा, फिर नीचे, फिर इधर, मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अभिसरण। यहाँ पर वायु का क्या होगा, अभिसरण, जबकि यहाँ पर वायु का क्या होगा, अपसरण। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप यहाँ पर समझिए, अब देखिएगा कि चक्रवात हम जब भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं यह स्थल पर न हो करके इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, सी एरिया पर होती है। ऐसा क्यों, इसकी उत्पत्ति जो है, ठीक है, समुद्र के भाग पर होती है जबकि स्थल पर नहीं होती है, ऐसा क्यों। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप आकृति को देख रहे होंगे, ये आकृति है, ये मैंने क्या माना, यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र है। ठीक है, लो प्रेशर का क्षेत्र है, इसका साफ मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा या लो होगा, लो। तो वो का होता ना, तुम क्या किया जाए। अब लगता है सच में मुझे डॉक्टरों से बात करना पड़ेगा कि आप लोग किडनी उडनी निकाल करके बेच दिया जाए, आप लोग कोई काम के व्यक्ति नहीं हो। ठीक है, बैंकिंग भाषा में कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 दिन के भीतर अगर उसकी कोई रिटर्निंग नहीं आ पाता है ब्याज, तो बैंक्स उसको जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देता है। ठीक है, वो तो सर आपको पढ़ाएंगे इकॉनमी वाले। यहाँ पर इतनी क्लास के बाद कोई रिटर्निंग नहीं आ पाए तो आप नॉन परफॉर्मिंग क्या हो गए, स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, एनपीएस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो क्रियाविधि, अगर आप इसकी आकृति को समझ लीजिएगा, इसकी आकृति को, तब जाकर के आपको ये समझ में आ जाएगा कि यह समुद्र पर क्यों बनता है, स्थल पर क्यों नहीं बन पाता। ठीक है,
तब आराम आराम से समझिए। ये केंद्र में आपका कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर है। साफ मतलब है यहाँ पर तापमान क्या होगा? हाई होगा। टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। ये बताओ, टेम्परेचर जब हाई होगा तो बताओ वायु जो है एयर लिफ्ट करेगा या एयर डिसेंट करेगा? है लिफ्ट करेगा। ठीक है, मान लिया जाए ये स्थल भाग है, ये मतलब कौन सा एरिया है? स्थलीय भाग है। एयर लिफ्ट कर तो रहा है, एयर लिफ्ट कर तो रहा, यहां पर इसे एनर्जी मिल तो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यह ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद यह कौन सा एरिया बनाएगा? बताओ, रेयर मीडियम बनाएगा या डेंसर मीडियम बनाएगा? ये बताओ, जैसे जैसे ऊपर जाएगा यह तो रेयर मीडियम को क्रिएट करेगा। क्यों क्यों करेगा क्रिएट? क्योंकि इसके मध्य में ह्यूमिडिटी नहीं है। इसमें क्या नहीं है? ह्यूमिडिटी। इसमें क्या नहीं है? ह्यूमिडिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ये देखिए कि चक्रवात में यह आवश्यक है कि जो वायु लिफ्ट किया है ऊपर, जो वायु क्या किया है? आरोहण या अवरोहण? वायु का आरोहण। सब घबरा रहे पे आ कैले कुछ बोल तो देगा उसमें चिपका दे। लेकिन तुम लोग हो भाई बहुत कमाल के स्टूडेंट तो भी गाँव। ठीक है, अब बताओ इतना पढ़ने के, इसका साफ मतलब है कि आप लोग जो है रिवीजन तो बिल्कुल नहीं करते हो, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें पता, तुम लोग को जब आप लोग क्लास, जब मेरी क्लास नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है मैं बीमार पड़ गया हूँ, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, फिर मेरे दोस्त लोग बहुत पागल हो जाते हैं, क्यों? उन लोग को बुला बुला करके इधर आओ बीमार लग रहे हैं। कल एक दोस्त को जो है 2 बजे दोपहर से बैठा कर रख के रात 7 बजे शाम तक बोलता है भाई तेरा क्लास जिस दिन आता है उसी दिन हम शांति से जी पाते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों की क्या है मेहरबानी। देखो एक बात मुझे ये भी समझ में आता है कि आप लोग को पढ़ाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम पहले समझ रहे थे। ठीक है, जितना मुझे बताया गया कि इस बैच के बच्चे बहुत क्या है मतलब हाँ उस टाइप के। लेकिन भाई लग गया कि नहीं, सभी घटनाक्रम क्या है? समान है। ठीक है, चलो खैर देखो, ये बताओ चक्रवात का शेप है। चक्रवात में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, वायु लिफ्ट कर रहा है, लिफ्ट होने के बाद वायु क्या हो रहा है? फिर जाकर के वहाँ पर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद एक भाग इस ओर आकर के फिर नीचे की तरफ आ रहा है, फिर वायु का क्या हो रहा है? यहाँ पर अभिसरण हो रहा है, फिर वही इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा कि वही एक ही एयर मास ऊपर लिफ्ट कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर उसका क्या हो रहा है? वह कन्वर्ज कर रहा है। हाँ या ना? इसका मतलब यह है कि यहां पर बाहरी एयर मास नहीं आ रहा है, जो एयर मास लिफ्ट कर रहा है वही एयर मास क्या हो रहा है? डिवाइड होगा, फिर वो वायु क्या होगा? फिर नीचे की ओर डिसेंट करेगा, डिसेंट होने के बाद पुनः वो वायु क्या होगा? कन्वर्ज करेगा, और फिर वो वायु क्या होगा? ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा। इसका मतलब है कि बाहरी एयर मास यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है। प्रेजेंट वहां का क्या है? वहां की जो उपस्थित एयर मास है वही आपस में मिल करके चक्रवात का निर्माण करता है। ये बात तो फिगर से समझ में आती है। हाँ या ना? हम कह रहे हैं ऐसा फिगर है, जाकर देखिए एनसीईआरटी पलटेगा तब तो। किताब में है ऐसा? है नहीं है तो फिर किताब में क्या खुल कर बैठा हुआ है बताओ। ठीक है, अब देखो क्या है। अच्छा बताओ, यहां पर वायु डिवाइड कर रहा है। कहां पर? जब जो वायु लिफ्ट किया ऊपर जाके वायु डिवाइड हो रहा है। अच्छा बताओ, वायु डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब डिवाइड करने में क्या एनर्जी नहीं लगती है? ऊर्जा तो चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वायु को यहाँ ताकत तो चाहिए। ठीक है, जो वायु लैंड से, जो वायु स्थल से लिफ्ट हो रहा है ऊपर, उसमें क्या नहीं है? ह्यूमिडिटी है ही नहीं। तो बताओ उस वायु को ऊर्जा कहां से फिर मिलेगी? आप अगर भूल गए होंगे क्या चीज कि सेंसेबल हीट क्या होता है? ट्रांसफॉर्म करता है किस में? लैटेंट हीट में। किस रूप में? वाष्पीकरण जब होता है, वाष्पीकरण की क्रिया में क्या होता है कि सेंसेबल हीट, क्या बोलते हिंदी में? संवेदनशील उष्मा। हाँ, संवेदनशील उष्मा जब गुप्त उष्मा में बदल जाता है तो गुप्त उष्मा कहाँ जाती है? वो ऊपर की ओर जाती है।
जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। कमी जब आएगी तापमान में तो वही एयर, जो एयर में क्या है, जल की मात्रा है, कम तापमान में आकर के क्या हो जाएगा, वो फ्रीज कर जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोल रहे। क्या बोला तो इसे हम संघनन। तो बताओ उसके भीतर कौन सा उष्मा आया है, लैटेंट हीट आया है। वो लैटेंट हीट पुनः किस में बदल जाएगा, वह जैसे ही संघनन होगा तो वह लैटेंट हीट किस रूप में बदल जाएगा, वह सेंसिबल हीट में। इसका मतलब वहां पर ऊर्जा का क्या होगा, निष्कासन होगा। वहां पर किसका होगा निष्कासन, ऊर्जा का। ऊर्जा का मतलब क्या, एनर्जी ही तो है, ठीक है। इसका मतलब वह वायु, जिस वायु में क्या हो, ह्यूमिडिटी हो, जिस वायु में क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगा, जिस वायु में ह्यूमिडिटी होगा वही जाकर के ऊपर जाकर के वायु में क्या भरेगा, वह ऊर्जा दे पाएगा, ठीक है। तो बताओ स्थल भाग पर लो प्रेशर बना, वायु लिफ्ट भी किया, ऊपर भी गया, लेकिन लैक ऑफ एनर्जी, वह डिवाइड हो नहीं पाया, वह क्या हो गया, बिखर गया। वह क्या हो गया, वह बिखर गया। इसी को अगर देखना हो तो गांव में आप देखिएगा, जब गेहूं कट रहा होता है तब देखिए कुछ बवंडर टाइप का यूं यूं चल रहा होता है। हम लोग क्या बोल बैठते हैं, साइक्लोन है। वो साइक्लोन नहीं था, क्यों, वो स्थलीय भाग है। वो क्या है आपका स्थलीय भाग। वो वायु लिफ्ट कर गया ऊपर, यहां पर कौन सा प्रेशर बन गया, लो प्रेशर। बाहरी वायु आकर के वहां पर क्या होगा, फिर इसको आगे ऊपर की ओर बढ़ाया। यहां पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एयर मास यहां पर एक्सटर्नल एयर मास आकर के उसको फुलफिल कर रहा है। जिसे हम गलती से गेहूं जब कटता है उसे हम क्या बोल बैठते हैं, यह भी एक साइक्लोन जैसा। साइक्लोन नहीं है वह क्या नहीं है, साइक्लोन नहीं है। साइक्लोन का मतलब क्या है, साइक्लोन का साफ मत बताओ, स्थलीय भाग पर, सिंपल बताओ, एक केस है कि स्थलीय भाग पर केंद्र में लो प्रेशर हो, बाहर क्या हो, हाई प्रेशर हो, वायु का चक्रीय प्रवाह हो रहा है, तो क्या इसे हम साइक्लोन बोल रहे होंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि साइक्लोन बनने के लिए क्या अनिवार्य है, उसमें ह्यूमिडिटी होना क्या है, अनिवार्य है। क्यों, ये ह्यूमिडिटी क्यों अनिवार्य है, ये ह्यूमिडिटी होगा तभी तो ये वायु ऊपर जाके लिफ्ट, जब ये वायु लिफ्ट करेगा तो आगे चल करके सेंसिबल हीट जो है, सॉरी लैटेंट हीट किस रूप में हीट देगा इसे, सेंसिबल हीट, जिसे ऊर्जा मिलेगा और ये वायु क्या हो जाएगा, या डिवीज मतलब वायु डिवाइड होगा। फिर वायु डिवाइड होकर के आगे चल करके क्या होगा, यह वायु डिसेंट करेगा और डिसेंट होकर के क्या होगा, यह एक चक्रीय प्रवाह को क्या करेगा, यह तैयार करेगा। आ रही बात समझ में या नहीं। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कंडीशंस, तो कंडीशंस बताओ, स्थल या समुद्र, स्थल, समुद्र। क्या होना चाहिए, समुद्री भाग होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद बताओ समुद्री भाग का तापमान कम से कम कितना डिग्री होना चाहिए, 27 डिग्री, ठीक है। ये बताओ 27 डिग्री होगा तो बताओ वाष्पीकरण, ठीक है, वेपोराइजेशन क्या होना चाहिए, मजबूत या इफेक्टिव वेपोराइजेशन। इफेक्टिव वेपोराइजेशन को हिंदी में क्या बोल रहे होंगे जी, प्रभावी, थैंक यू, प्रभावी वाष्पीकरण, इफेक्टिव वेपोराइजेशन, ठीक है। ये बताओ प्रभावी वाष्पीकरण होगा, इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, इसकी बढ़ जाएगी, विशिष्ट आर्द्रता क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। ये बताओ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी आगे, इसका मतलब क्या होगा, वाटर वेपर, बताओ ये बताओ लाइट है या स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाटर वेपर बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वाटर वेपर बनेगा। और ये स्ट्रॉन्ग वाटर वेपर मिलेगा, इसका मतलब कौन सी एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, कॉन्वेक्शनल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तब जा कर के क्या होगा, यह चक्रवात का रूप ले सकत है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्शनल एनर्जी मजबूत होने के लिए क्या होना अनिवार्य है, स्ट्रॉन्ग वाटर वेपर। स्ट्रॉन्ग वाटर वेपर बताओ होना चाहिए, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक हीट अगर स्ट्रॉन्ग है, इसका साफ मतलब है इफेक्टिव वेपोराइजेशन होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव वेपोराइजेशन होने के लिए समुद्री भाग पर कितना डिग्री तापमान होना चाहिए, कम से कम 27 डिग्री होना चाहिए।
ये बताओ, जैसे जैसे तट से दूर होते जाएंगे, तट से हम दूर होते जाएंगे, तो बताओ यह जो है, यह जो आपकी क्या है क्रियाविधि है, यह जो कंडीशन है, बताओ स्ट्रांग होगा या वीक हो जाएगा? यह स्ट्रांग हो जाएगा। तट से दूर जाएंगे तो बताओ स्ट्रांग हो जाएगा। तट से दूर जाएंगे बताओ तो कौन सा तल मुझे अधिक मिलेगा, स्थलीय भाग या समुद्री भाग? स्थलीय भाग हमें चाहिए। हमें कौन सा भाग चाहिए? समुद्री भाग चाहिए। इसका मतलब चक्रवात का विध्वंसक रूप कहाँ दिखाई पड़ता है? स्थलीय भाग में या तट के पास? चक्रवात जब आती है बताओ तो सबसे पहले घर द्वार से कौन भागता है? उड़ीसा के लोग या बिहार? हम बिहार वासी, हम तो मजे लेते हैं मानसून का। ठीक है, तो बताओ अगर कंसेप्ट क्लियर है तो या तो तुम ऊपर से नीचे क्रम में आ जाओ तब, या नहीं तो नीचे से ऊपर क्रम में चल जाओ तब, किसी भी तरह से डिफाइन कर लो। ठीक है, चक्रवात बनने की दशा समुद्री भाग का होना अनिवार्य है। समुद्री भाग का तापमान कम से कम कितना होना चाहिए? इफेक्टिव वेपराइजेशन होना चाहिए। इसका साफ मतलब है क्या मैक्सिमम हो जाएगा? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्ट्रांग हो जाएगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्ट्रांग होने का साफ मतलब है स्ट्रांग वाटर वेपर होगा, और ये स्ट्रांग वाटर वेपर बताओ स्ट्रांग कन्वेक्शनल एनर्जी को क्या करेगा? वह रिलीज करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, और ये एनर्जी जितनी क्या होगी? स्ट्रांग होगी, इसका प्रवाह उतना ही अधिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा? यह फैल जाएगा। कंसेप्ट हो रहा है क्लियर है? या फिर हम ही पढ़ के समझ रहे हैं? मेरा ही हो रहा है रिवीजन। हमारे पास भी रास्ता है कि आपको चुपके से लिखवा देते हैं, हाँ वायु का सर्कुलर प्रभाव होता है, फलना फलना स्पीड है, कहानी खत्म हो गया। आप भी खुश, हम भी खुश। ठीक है, ये बताओ बंगाल की खाड़ी की चक्रवात स्ट्रांग होगा या पंजाब हरियाणा का? ठीक है, कौन बताओ घर छोड़कर भागेंगे, पंजाब वासी या बंगाली? हम लोग भाग जाएं। एक बार बंगाल का वहाँ पर जो है कि इंटरव्यू में बैठे हुए थे, दे ही रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। वहाँ पूछा बताओ यहाँ का घर छोटा क्यों होता है? ज्योग्राफी से तो पूछ बैठा, तो जो छोटा होंगे छोटा भी होता है, हमको यह भी नहीं पता है तो मालूम चला कि वहाँ का वाटर लेवल क्या है? वहाँ का वाटर लेवल क्या है? हाई है। वहाँ थोड़े दूर पर जो है वाटर सोर्स मिल जाता है, और एक बड़ा बिल्डिंग तैयार करने के लिए क्या क्या होनी चाहिए? गहरी मतलब पिलर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वहाँ पे घर छोटे छोटे बनते हैं। सोचो कितना माइनर सवाल पूछ लिया बे तुम। हम लोग ज्योग्राफी भाई पढ़े हैं, तो इतना नहीं पढ़े बंगाल उंगाल के साइड बताओ और तुम पूछो हवा हुआ कहाँ से आता है, कहाँ मारता है, कौन सा फसल होता है, तो हम बताएंगे। तुम पूछ रहे घर छोटा बड़ा कहाँ होता है? हमें घरे नहीं होता, आदमियों छोट लगता है यहाँ का नहीं, कोई बंगाल था तो बुरा मत मानना, ऐसा मेरा सोच था। अब तो हम सभी बंगाल वासी मतलब पूरे भारत को हम प्यार करते हैं। पूरे भारतवासी हम क्या हैं? भाई भाई हैं। ठीक है, जब भी आपको लगे तो हम हमेशा बोल सकते हैं भारत माता की जय। ठीक है, लेकिन यार देखो हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो हमें मेरे लिए तो पूरा विश्व क्या है। और आप देखे होंगे कौन शुक्ला गया है ऊपर स्पेस में जो गया है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि महोदय ऊपर से जाने के बाद मुझे कोई सीमा दिखाई नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है हम पूरे पृथ्वी एक क्या है, हम एक घर के सदस्य जैसे हैं। कितना कितना तो मेरे दिल की बात बोल बैठा कौन? वो शुक्ला भाई मेरे दिल की बात। हम यही बात तो हमेशा बोलते आ रहे हैं कि भाई तुम ये कुछ लोग तो क्या है गाल लिए खूटा कि हम बिहारी हैं, बिहार में रह बुआ। अरे तुम बाहर जाओ यार। इसका साफ मतलब है ना तुम एम्बिशियस हो, ना तुम पढ़े लिखे हो। बताओ यहाँ धूल फाकने से अच्छा है ना कहाँ भाग जाओ, दार्जिलिंग भाग जाओ। हमारा बस चले तो कम से कम जून जुलाई और अगस्त हम कहाँ बिताएं? दार्जिलिंग, गैंगटॉक, शिलोंग में बिताएं। कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ देखो कच्छ पीछे, यहाँ जिल्द उठा के अब बताओ ये कोई जगह है? ठीक है, ऊपर से कोई गाड़ी आया मार दिया से। बोले अब तुम गाली भी दोगे उसको, मार तो पाओगे नहीं, क्योंकि वो स्पीड में भागा ही इसलिए है, वो देख लिया है आपकी ताकत।
ठीक है, गाली वो सुना नहीं, मार आप पाओगे नहीं, आपका कपड़ा हो गया खराब। बताओ ऐसी जिंदगी किसे अच्छा लगता है बताओ। वहां देखो बारिश हुआ, मोटर पानी है ही नहीं, साफ हो गया पानी पूरा क्या, पूरा चारों ओर फॉग ही फॉग है, हरियाली ही क्या है, हरियाली है। मेरा बस मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला नहीं। इस बार पूरा उम्मीद में थे कि जैसी पॉलिटिक्स समाप्त हुआ कि नहीं अब 2 महीना यहाँ से बिताएंगे, पट से आ गया क्या एग्जाम डेट, हम अब 10 सितंबर तक तो यहीं पे रहना है। इसका मतलब मानसून आएगा, मानसून लौटने लग जाएगा, फिर हम उस मनोरम दृश्य को जो है इस साल भी स्किप कर गए, अब ठंडा उंडा बिताएंगे वहाँ पे, ठीक है। चक्रवात पर्व, चक्रवात पर्व, चक्रवात क्या होता है बताओ। इतने एम्बिशियस कब बन पाए, जब पढ़े भूगोल तब ना, तब तो समझ पाए। भूगोल पढ़ेंगे तब ना जी, भूगोल पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे समझ पाओगे तुम कि कौन सा हवा कहाँ चल रही है, कहाँ जाना है तो स्वेटर गांथ के जाना है, कहाँ जाना है स्वेटर बैग लेकर जाना है। नहीं, पहली बार हम गए थे सितंबर में, ठीक है, मेरा उसमें बीएससी सेकेंड ईयर में थे, पहली बार जब गए थे, ठीक है। मेरा दोस्त बोला कि भाई स्वेटर उटर रख लो, सितंबर में स्वेटर, हम बिहारी आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी, झेल जाएंगे तो बोला तुम ले लो भाई स्वेटर। पागल हो लोग का जी, मानो न मानो गैंगटॉक उसमें रात को 8 बजे पहुंचे थे, 7 बजते बजते सिलीगुड़ी से गया है, सेवक तक तो ठीक था, सेवक जैसी आगे बढ़े ठंडा हवा हिट, और चूंकि क्या था पहली फर्स्ट टाइम गए थे, खिड़की के पास बैठ गए। बोला भाई तुम फर्स्ट टाइम हो, ठीक बात नहीं, बोला कि तीस्ता नदी जो है धागा के समान दिखाई पड़ता, मतलब एक्साइटेड थे कि देखेंगे कैसा होता है, मतलब कैसा लगता है देखने में। बैठ गए कहाँ पर, खिड़की के पास, देख क्या रहा है कि चक्का कभी कभी जो है जब घुमा रहा है ड्राइवर तो चक्का कभी कभी पार कर जा रहा है। हम बोले भाई तू ही बैठा हो ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उसका ट्रॉली खुल रहा था, उसके ट्रॉली से स्वेटर जो हमारे शरीर में आ रहा था। गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते उसका सब स्वेटर पहनकर बैठे हुए थे तब लगा कि नहीं, ज्योग्राफी अगर पढ़े होते सिर्फ, तब मुझे लगा कि नहीं फिजिक्स पढ़ लेने मात्र से आप बहुत ज्ञानी नहीं बन जाइएगा, आपके पास डेटा आ सकता है, ज्ञान नहीं बढ़ सकता है। तभी तो मैं सोच लिया था कि मैं आगे कुछ अगर करूँ तो भूगोल के क्षेत्र में ही करूँगा, वो पहला मेरा सेटबैक था, ठीक है। इसलिए हर किसी को ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब व्हाट इज साइक्लोन, चक्रवात क्या है। हम कब जब हमको मास्टर जी पढ़ाए थे तभी ये बात याद हो गया था उसी समय, और आज तक पॉइंट दर पॉइंट क्या हो गया, याद हो गया। कैसे, सिंपल सी बात, चक्रवात का साफ मतलब क्या है, केंद्र में लो प्रेशर, बाहर क्या है हाई प्रेशर, ठीक है। हवाएं ये तो जानते हैं, हवाएं चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अच्छा स्टेट चलती है क्या, नहीं, सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है। कैसे चलती है यार, सर्कुलर, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ये तो एब्जॉर्ब करने की चीज है ना, ये क्या है, एब्जॉर्ब करने की चीज है कि याद करने की चीज है, ये इसको एब्जॉर्ब करने की चीज है, ठीक है। अब देखा गया क्या कि जैसे ऊपर चले गए भाई घटना सेम है, कि आकृति क्या हो गई चेंज। तब बोला ए भाई चक्रवात एक ही प्रकार का नहीं होता, चक्रवात कई प्रकार का है, 2 प्रकार का शेप मुझे दिखाई पड़ा, एक क्या है आपका, एक हमें मिला सर्कुलर और एक क्या मिला मुझे, ट्रायंगुलर। अच्छा सर्कुलर देख ये रहा है कि 0 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बोला भाई ये जो क्षेत्र है यह क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, यह ट्रॉपिकल क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में बनने वाले चक्रवात को उन्होंने क्या नाम दे दिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। जैसे ऊपर गया बोला भाई ये तो टेम्परेट जोन है, ये क्या है आपका टेम्परेट, बोला इसका साफ मतलब है इसमें बनने वाले जो क्या है ट्रायंगुलर जो चक्रवात है, इसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, टेम्परेट साइक्लोन। अब पुनः बारी बारी से जो है किया अध्ययन, पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन फिर टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो पहला आपका क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसकी आकृति कैसी है, सर्कुलर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी आकृति को मैंने क्या किया, कर दिया सर्कुलर, ठीक है। अच्छा ये वायु चूंकि केंद्र में लो प्रेशर है, इसका मतलब केंद्र में बताओ टेम्परेचर हाई है या लो है, टेम्परेचर हाई है। अच्छा टेम्परेचर हाई है इसका मतलब यहां पर वायु डिसेंट नहीं, यहां पर वायु क्या होगा, लिफ्ट करेगा।
अच्छा, लिफ्ट तो करेगा भाई समुद्री भाग से भी और स्थलीय भाग से भी। क्यों भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस डे में तो समान होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम डे में देखें तो चाहे समुद्री भाग हो या फिर स्थलीय भाग हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? समान है। तापमान इसका क्या है? समान है। एयर दोनों जगह लिफ्ट कर रहा है, फिर अंतर क्या है? स्थलीय भाग पर जो बन रहा है उसे हम चक्रवात नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जब जब कहां पर बन रहा है? समुद्री भाग पर, तब हम इसे क्या बोल बैठते हैं? हम चक्रवात बोल बैठते। स्थलीय भाग पर क्यों नहीं बोल बैठते? क्योंकि ये वायु गर्म केंद्र में लो प्रेशर भी बन रही है, ये वायु लिफ्ट भी कर रही है, लेकिन ये वायु जब ऊपर जा रही है तो उस वायु में ऊर्जा नहीं भर पा रही है, या इस वायु में ऊर्जा नहीं भर पा रही है। ऊर्जा क्यों चाहिए? क्योंकि इसी एयर मास को क्या करेगा? वह अलग करेगा, डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और ये वायु पुनः क्या हो जाएगा? यह जब इसमें ऊर्जा समाप्त हो जाएगा तो यह वायु क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ डिसेंट कर जाएगा। और जैसे ये वायु डिसेंट करेगा तो चूंकि केंद्र में क्या बना हुआ है? लो प्रेशर, बाहर क्या है इसका? हाई प्रेशर। वायु पुनः क्या हो जाएगा? केंद्र की तरफ यह सर्कुलेट कर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो देखा गया भाई ये आकृति कहां पर डेवलप हो रहा है? समुद्री तट पर, स्थल पे नहीं हो रहा है। इसलिए स्थलीय भाग पर ऐसी परिघटना के लिए बताओ अनुकूल स्थिति माना गया या प्रतिकूल माना गया? है प्रतिकूल स्थिति माना गया। इसका मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए अनुकूल स्थिति बताओ समुद्री भाग है, स्थलीय भाग है। इसलिए कहा है भाई तो वो क्या क्या कंडीशंस है? तो पहला कंडीशंस क्या आ गया? समुद्री भाग का होना अनिवार्य है। समुद्री भाग का तापमान कितना होना चाहिए? कम से कम 27 डिग्री। इसका मतलब इफेक्टिव वेपराइजेशन होना चाहिए। अच्छा, इफेक्टिव क्या होगा? वेपराइजेशन होगा। इसका मतलब है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जितनी क्या होगी? ज्यादा होगी, कंडेंसेशन की क्रिया उतनी ही क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। बारिश कब होगा यह कौन बताएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बारिश कितना होगा यह मुझे कौन बताता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्यों? वाष्पीकरण कितना है यह कौन दिखाता है मुझे? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। बारिश कब होगा कौन बताएगा मुझे? बारिश कितना अमाउंट में होगा? हैवी होगा, लाइट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ये मुझे कौन बताएगा? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताएगा। ठीक है। अच्छा बताओ, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब वाटर वेपर क्या हो जाएगा? यहां पर ज्यादा होगा। जितना वाटर वेपर होगा कंडेंसेशन की क्रिया उतनी ही क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जितनी कंडेंसेशन की क्रिया होगी उतनी ही क्या होगा? लैटेंट हीट किस में चेंज करेगा? वह सेंसिबल हीट में। उतनी ही ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। कन्वेक्शन एनर्जी उतनी ही क्या होगी? बढ़ेगी। ये एनर्जी जितनी बढ़ेगी यह उतना ही एरिया तक क्या हो जाएगा? वह एक्सपैंड कर जाएगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब यह चक्रवात उतना ही क्या होगा? स्ट्रांग होगा, उतना ही क्षेत्र में क्या होगा? यह फैलेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एनर्जी कम गया, इसका मतलब क्या होगा? समुद्र में बना, आते आते खत्म हो गया, बंगाल पार भी नहीं किया, क्या हो गया? इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी कि चक्रवात आया तो सही, छूकर टक से निकल गया। चक्रवात आया, छूकर टक से निकल गया, प्रभाव ही नहीं बना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिहार में भी 3 दिन तक झमाझम बारिश होता ही रह जाता है। इसका मतलब क्या है? जो चक्रवात मतलब जितनी उस पर क्या होगी? टेम्परेचर हाई होगा, जितना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बनेगा, जितना कॉन्वेक्शन क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा, उतनी ही दूर तक क्या होगी? इस चक्रवात का प्रभाव देखा जाएगा। ठीक है। मौसम वैज्ञानिक क्या करते हैं? इसकी स्पीड पर निर्धारित कर लेते हैं। 16 मीटर पर सेकंड से कम है। अब वो बता देते हैं कि भाई ट्रॉपिकल यहाँ पर क्या बनना शुरू हो गया है? डिप्रेशन बनना शुरू हो गया। मछुआरे को बोलते हैं भाई अब तुम मछली मारना क्या करो? बंद करो, अब मत जाओ। ट्रॉपिकल स्टॉर्म तक आते आते जितनी भी क्या है सरकारी कार्यकलाप हैं, जितने भी क्या है एनडीआरएफ का टीम वहां पर तैनात कर दिए जाते हैं। ठीक है। जैसे साइक्लोन आया, एनडीआरएफ का काम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। साइक्लोन फिर जैसे ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि सर बताइए तो आखिर साइक्लोन का ये मतलब ये कितने दिन तक रहता है? यह प्रभाव 4 से कितना दिन तक होता है? यार आप देखिएगा कभी कभी अचानक 4-5 दिन तक खूब बारिश होगा, सुबह उठे मौसम पूरा क्या हो गया? साफ। इसका मतलब है कि उस समय जो बारिश हुआ है वह कौन सी बारिश हुआ है? वह चक्रवातीय क्या हुआ है? बारिश हुआ है।
ठीक है। अच्छा, सिंपल सी बात है कि यह समाप्त कैसे होगा, आसमान साफ कैसे होगा, कि जब केंद्र से वायु किस ओर चलने लग जाए, बाहर की तरफ चलने लग जाए, तब जाकर के बादल क्या हो जाएंगे, छटने लग जाएंगे। बाहर क्या होने लग जाएंगे, छटने लग जाएंगे। तो केंद्र केंद्र बताओ हाई प्रेशर कब बनेगा, ये बारिश बताओ, यहां पर वायु डिसेंट कर रहा है, ये वायु क्या हो रहा है, यहां से जलवाष्प लेकर गया, कंडेंस किया, आया नीचे, बारिश कराया, फिर आगे। ये बताओ यहां पर बताओ हाई, यहां पर तब जहां वर्षा हो रहा है तापमान में कमी आएगी नहीं आएगी, तापमान में कमी आई। बताओ जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा तापमान क्या होते जाएगा, वह तापमान गिराते हुए चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा क्या आपका हाई प्रेशर। इसका मतलब वायु अब यहाँ से क्या होने लग गया, बाहर की तरफ छटने लग गया। जब बाहर की तरफ वायु क्या होने लग जाएगा, वह डेविएट करने लग जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे उल्टा क्रिया होने लग जाएगा। पहले देखा जा रहा था सरकमफ्रांस से कहाँ की ओर वायु जा रहा था, सेंटर की तरफ, अब सेंटर से वायु क्या हो रहा है, वह बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो बादल बना था वो बादल क्या हो जाएंगे, अचानक छट जाएंगे। सुबह खिड़की खोलिए, आसमान नीला दिखाई पड़ेगा। सारी बात समझ में। इसका मतलब है कि साइक्लोन से शुरू हुआ और कहाँ तक समाप्त हो जाएगा, वो एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन का मतलब क्या है, चक्रवात का ठीक उल्टा को हम क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोन बोल रहे होते हैं। एंटी साइक्लोन का मतलब क्या है कि केंद्र में उच्च दाब, बाहर निम्न दाब, और वायु का कैसा प्रभाव, चक्रीय प्रवाह, सब कुछ सेम। सिर्फ अंतर क्या होगा, केंद्र में वहां पर लो प्रेशर था, यहां पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। वहां सेंटर, वहां परिधि पर क्या था, हाई प्रेशर, अब क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो वायु का क्या होने लग जाएगा, चक्रीय प्रवाह। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो दिशा इसकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की दिशा क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी साइक्लोन की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिशा क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। यही तो पूछता रहता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। भूगोल है काजी तुम्हारा, बीए हुआ है, पूछो हाँ। तो उसमें जो ये बारिश का जो प्रेशर रहता है वो ज़्यादा होता है कि जो नॉर्मल जो मौसमी वर्षा होता है उसमें ज़्यादा रहता है? देख लीजिए, सिंपल सी बात है। इनका कहना है कि जब पूछ ही लिए तो पूरा देख, अब अच्छा से देख, कहा दुखी हो जाए। ये बताओ कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंधीय। ये तुम्हारा कौन सा है, 30-35, ये तुम्हारा क्या है 60-65, ये तुम्हारा क्या है 90 है, ये तुम्हारा 30-35, ये तुम्हारा क्या है 60-65, ये तुम्हारा क्या है 90 है। ये चूँकि हम आपको बाद में पढ़ाते हैं वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें ये आ ही जाता है, लेकिन छेड़ दे, सुन लो अब, ठीक है। अब देखो क्या है, वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति कहाँ बनेगा, ये बताओ। यहाँ पर वायु क्या हो रहा है, वायु डिसेंट करे या वायु लिफ्ट कर रहा है। यहाँ पर 30-35 के पास बताओ, वायु डिसेंट करे या वायु जो है लिफ्ट करेगा, वायु लिफ्ट करेगा। तुम्हारा ही सवाल है जी, तैयारी हमसे सवाल को तो तैयारी पूर्ण रखो, सारी बात समझ में। अब ये बहुत विद्यार्थी सवाल पूछेगा नहीं इस वजह से पूछ लिया करो बे, क्या होगा, बेइज्जती ना होगा, होगा तो होगा। ऐसे कौन सा हमको जो है नोबेल प्राइज मिलने वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर वायु लिफ्ट करता है, ठीक है। वायु लिफ्ट करेगा, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन होगा। अरे बात समझ, कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, क्लाउड बनेगा, ठीक है। जितना अधिक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी उतना स्ट्रॉन्ग कंडेंसेशन, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, बादल बनेगा। इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब अगर माना जाए पूरे पृथ्वी पर सबसे स्ट्रॉन्ग वर्षा कहाँ पर हो रहा है, इक्वेटर पर संवहनीय क्या हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कंडेंसेशन होने के लिए अनिवार्य है वायु का आरोहण होना क्या है, वायु का आरोहण होना क्या है, अनिवार्य है। यहाँ पर वायु क्या कर रहा है, डिसेंट कर रहा है। वायु का क्या हो रहा है यहाँ पर, अवरोहण, नॉट आरोहण। वायु का क्या हो रहा है यहाँ पर, अवरोहण। इसका मतलब बताओ यहाँ पर एडियाबैटिक हीटिंग होगा या कूलिंग होगा, एडियाबैटिक
हीटिंग, एडियाबेटिक हीटिंग होगा तो बताओ कंडेंसेशन हो पाएगा, क्लाउड बन पाएगा, बारिश हो पाएगा? इसका मतलब यहाँ पर वर्षा के लिए क्या हो जाएगा, यह प्रतिकूल प्रभाव बन जाएगा। ठीक है, ये बताओ अब आई 60-65, यहाँ भी तो वायु क्या हो रहा है, ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहा है, यहाँ पर वायु क्या हो रहा है, लिफ्ट कर, यहाँ पर वायु क्या हो रहा है, लिफ्ट कर रहा है, कंडेंसेशन होगा। लेकिन यहाँ पर वर्षा कैसा होगा, वाताग्रीय वर्षा होगा। यहाँ पर वर्षा कैसा हो जाएगा, वाताग्रीय, फ्रंटल रेनफॉल कहाँ पर होगा, 60-65 के एरिया में। अब बड़ी बात यह है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हमें अब क्या करना है, कंसेप्ट को टकराना है। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल ज़्यादा है या साइक्लोनिक या ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेनफॉल ज़्यादा है? साहब एक बात हमेशा देखिए, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल डेली होगा। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होगा, डेली होगा। साइक्लोनिक रेनफॉल कुछ समय के लिए अधिक वर्षा होगा, कुछ समय के लिए क्या होगा, अधिक वर्षा होगा। ठीक है जी, लेकिन कुछ समय के लिए, कितना दिन, 4 से 5 दिन का। ठीक है, हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या था, एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट पे टकराना था। ठीक है, इसे कहते हैं बहुत एम्बिशियस स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन घुमा के पूछे, इधर से लपेटे तो कितना लपेट सकते हैं। ठीक है, हाँ उतना ही लपेटे जितना लपटा जा सके। अब इतना मत लपेट लीजिए कि बस हो गया भाई, ज़्यादा। आप कभी कोई देखिएगा खाना बनाने के समय अगर सोच के बैठे कि आज तो खाना टेस्टी ही बनाना है, देखना उस दिन खाना तुम्हारा बिगड़ जाएगा। और कभी कभी खाना यूं ही बना दो, मन करता है जीव चाटते रहे उस दिन, सॉरी उंगली चाटते रहे। यहां बहुत दिमाग काम कर रहा है आपका। ठीक है, अब चल देख इधर। अब देखो पूछा है क्या, साइक्लोनिक रेनफॉल। हम तो हमेशा कहते हैं आप सवाल लेकर आइए। ठीक है, सवाल जितना आपका होगा उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बताने में आसानी होगा। जितना आप सवाल पूछो उतना क्या होगा, अधिक से अधिक हम बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्या है, आप एक फिगर को भूल जाइएगा दूसरे फिगर पे आइएगा तो ऐसा संभव नहीं है। आप पहले के फिगर को दिमाग में रखिए, आगे के फिगर को आप पॉइंट आउट कीजिए, सारे फिगर को आप इस पे अप्लाइड कीजिए, क्योंकि ये घटनाएं अलग अलग घटनाएं नहीं हो रही, ये सारी घटनाएं एक साथ हो रही है। हाँ, समझाने क्रम में अलग अलग फिगर को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आप पीछे का फिगर देखेंगे तो बीच में कुछ सिलेंडर नुमा एक क्या था, प्लेस था। ठीक है, ये वायु आई यहाँ से क्या हो गई, लिफ्ट कर गई। इसका मतलब जो ऊपर जाएगी, इसका मतलब यह अपने साथ क्या लेकर जा रही है, जल लेकर जा रही है। ठीक है, और ये जल किधर शिफ्ट हो रहा है, कुछ इस प्रकार का जो है क्रिया विधि आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार का कुछ जो है साइकिल दिखाई पड़ता है। अब बताओ ये साइकिल कैसे दिखाई पड़ेगा, ये बताओ। यह जो तय हुआ है यह कैसे निश्चित हो रहा है, वायु की दिशा। क्यों, हम पढ़ रहे थे बीच में क्या है, लो प्रेशर, टेम्परेचर हाई है, वायु क्या हो गया, लिफ्ट कर गया। वायु लिफ्ट किया, ऊपर जाके कंडेंस किया, एनर्जी मिला, क्या हो गया, यह एक्सपैंड कर गया। एक्सपैंड करके आगे चल करके ये जितना क्या होगा, एनर्जी इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्शनल एनर्जी जितना ज़्यादा होगा ये उतना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। ठीक है, यह जितना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा उतना दूर तक चक्रवात का क्या होगा, प्रभाव होगा। जितना दूर तक चक्रवात का प्रभाव होगा उतनी दूर तक क्या होगा, रैनफॉल का क्या होगा, प्रभाव होगा। ठीक है, ये आपका कैसे रैनफॉल। अब बड़ी बात यह है कि ये जो एरिया है इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। क्या बोलते हैं हम इसे, आई ऑफ साइक्लोन। चक्रवात की यह क्या है, आंख है। ये चक्रवात की क्या है, वॉल ऑफ साइक्लोन। ये आई ऑफ क्या है, साइक्लोन। आपसे पूछा जाएगा कि चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा कहां पर होती है, चक्रवात के दीवाल में या चक्रवात के आंख में है, दीवाल पर, चक्रवात के आंख पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वायु उधर की ओर शिफ्ट कर रहा है, कुछ वायु नीचे की तरफ भी तो आ रहा है, कुछ वायु जो है नीचे की तरफ भी आ जाएगा। एक बात तय है, आप देखिए कि वर्षा होने के लिए अनिवार्य क्या है,
वायु का अपलिफ्टमेंट, कंडेंसेशन, वायु का अपलिफ्टमेंट, एडियाबैटिक कूलिंग, कंडेंसेशन, हाँ या ना? ये बताओ आई में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? लैक ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर, राइट, लैक ऑफ कंडेंसेशन। ऊपर से एडियाबैटिक कूलिंग की वजह यहां पर एडियाबैटिक हीटिंग दिखाई पड़ रही है। क्यों? कुछ एयर मास क्या हो रही है या आई में नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए यह जो क्षेत्र होगा यह क्षेत्र वर्षा के लिए अनुकूल या प्रतिकूल? प्रतिकूल। वर्षा के लिए क्या हो जाएगा? यह प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न करती। अब से पूछ लिया जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन में या ट्रॉपिकल साइक्लोन से रेनफॉल के लिए सबसे फर्टाइल प्लेस कौन सा है? वॉल ऑफ साइक्लोन या आई ऑफ साइक्लोन? वॉल ऑफ साइक्लोन। चक्रवातीय वर्षा सबसे ज्यादा कहां पर होती है? चक्रवातीय दीवार पर या चक्रवातीय आंख पर? दीवार पर। बताओ आज पूछ ले कि चक्रवातीय जो चक्रवात का आंख होता है उसमें वर्षा क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके भीतर क्या होता है? लैक ऑफ लिफ्टमेंट ऑफ एयर एंड लैक ऑफ क्या होगा? एडियाबैटिक कूलिंग एंड लैक ऑफ कंडेंसेशन। इसलिए यह जो आपका क्षेत्र है यह किस लिए? यह वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करती है, ना कि अनुकूल स्थिति उत्पन्न करती है। और कुछ बच गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में? देखिए एक चीज, हाँ आपका जो देखिए केस था, पहले क्या होता था? साइक्लोन का नाम बस यही ना, साइक्लोन का नाम, नॉट वॉल ऑफ। देखिए पहली बात क्या हुई थी ना, ये एक रियल घटना है कि साइक्लोन का नाम रखा था महिलाओं के नाम पर पहले, ठीक है, कि जितना मतलब देखिए पहले लोग क्या थे? ग्रसित माइंड से मतलब क्या थे? वो एक बैकवर्डनेस कह सकते हैं। तो वो क्या था? तबाही का मतलब वो समझते थे महिला, इसलिए जितना क्या हो जाएगा। उसके बाद हुआ कि महिला ने क्या की? प्रोटेस्ट की, तब जाके आया क्या? मेल पर भी। अब क्या हुआ कि स्पीड पर आंका गया है कि जो साइक्लोन अगर अधिक विध्वंसक है तो वह फीमेल के नाम पर, कम विध्वंसक है तो। अब जाकर के क्या हुआ कि नहीं भाई, अब जो है कौन तय करेगा? तो सिंपल सी बात है, ये बताओ साइक्लोन कहां पर आएगा? समुद्री क्षेत्र में। तो उस समुद्र से लगे हुए कॉन्टिनेंट जो है वो क्या करेंगे? आपस में मीटिंग बुलाएंगे, वो लोग तय करेंगे कि इस साइक्लोन का क्या नाम दिया जाए। नाम किसी जेंडर, मतलब क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखिएगा अलग अलग देश जो है, जब नया नया जो साइक्लोन आते रहता है तो कुछ देश मिल करके या जहाँ पर ऑरिजिन हो रहा है उससे सटे हुए देश आपस में मिल करके उस साइक्लोन का नाम देते हैं, जिसमें आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें महिलाओं को दिखाया जा रहा हो, किसी धर्म का दिखाया जा रहा हो। ये सब चीज़ें भूगोलवेत्ता अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वैज्ञानिक का संघ जो है ये सब ऐसा मिलकर काम किया है। फिक्स नहीं होता है ऐसा। हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि साइक्लोन आएगा ही? साइक्लोन एक क्या है? इट्स ए प्रोसेस। केंद्र में लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, जैसी हवाएं चलने लग जाएगी पहला अनाउंसमेंट हो जाएगा कि भाई साइक्लोन ये ट्रॉपिकल क्या हो गया? डिप्रेशन बनना शुरू हो गया है। अब वैज्ञानिकों की नज़र क्या होती है? उस पर पड़ जाती है। जैसी वह हवाओं में स्पीड बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, आइसोबार की लाइन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, वैसे उसे घोषित करता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म। और जैसे स्टॉर्म हुआ तो सबसे पहले तो वो देश निपटेंगे ना पहले, ठीक है। अच्छा मान लिया जाए कि यमन में क्या हो गया? साइक्लोन बन गया। यमन में साइक्लोन बना, वो कहाँ किस ओर आ रहा है? वो इंडिया। ऐसा तो नहीं कि अचानक से पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यमन में पहले क्या होगा? ट्रॉपिकल क्या बनेगा वहां पर? डिप्रेशन। ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनेगा। स्टॉर्म तक आते आते जो है वहां के कॉन्टिनेंट मिल करके नाम घोषित कर लेते हैं। जैसे ही नाम घोषित हो जाता है, ठीक है, तब यह कहा जाता है कि ए भाई इंडिया संभल जा, फलनावा जाइत हवा, तब बोलते फलना चक्रवात आवित हवा बचेला हवा, ठीक है जी। ऐसे ही होता है। मान लिया जाए कि यह चक्रवात यमन में ना होकर के कहाँ आ जाए? बे ऑफ बंगाल में बन जाए, ऐसा तो हो सकता है। तो ये काम कौन करेगा? सबसे पहले हम बांग्लादेशी भाई मिल करके, ये भाई देखा हो ट्रॉपिकल डिप्रेशन बन रहा है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म का रूप ले रहा है, इसलिए जो है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार ये सब मिल करके नाम घोषित करते हैं। अगर उसकी दिशा किस ओर चल जाए, हुआ जावा सुमात्रा की तरफ,
तो उसको बता दिया था कि भाई बच के रहा, फलनामा जाई था। ऐसी क्रिया विधि होता है। ये सब जान के क्या कीजिएगा बताइए। आपको तो नाम मिलेगा कि फलना चक्रवात कहाँ पर आया था, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, आपको टिक आउट करना है। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन? अच्छा खत्म। अगर स्पीड बढ़ा ही नहीं, मान लिया 16 से 32 से बोले फंस के रह गया तो खत्म। ठीक है, बस। और ये सब आप ये पूछे कि 16 से 32 ही क्यों रह गया, तो सिंपल सी बात है, आइसोबार डेवलप नहीं कर पाया, पीजीएफ डेवलप नहीं हो पाया, स्पीड बढ़ नहीं पाया, इसलिए साइक्लोन का फॉर्म ले नहीं पाया। खत्म। अब चले हम लोग आगे। अब देखिए जो अगला जो आपका क्या है टॉपिक है, वो है आपका समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात या चक्रवात? इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या है कंडीशंस फॉर ऑरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, एंड क्या है फ्रंट ऑरिजिनस प्रोसीजर, फ्रंट उत्पत्ति के क्या है वाताग्र जनन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ फ्रंटल ऑरिजिनस। क्या बज गया जी? देरी बजा है। ये बात क्या हुआ? Why you are laughing on me? क्या देखो कोई वो पानी वानी के कोई है क्या? देखो जरा सा। Give me some time. I am also be a human being. बताओ फिलीपींस में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? बताओ, सवाल बताओ। फिलीपींस में चक्रवात को किस नाम से जानते हैं? विली विली है हैं? बाइक। बताओ तुम लोग याद भी नहीं करते तो पढ़ाने का इसमें मजा भी नहीं आता है। तुम पहले कब भूल जाते हो ना। अब 25-30 क्लास हो उसके बाद तो ज्योग्राफी को पूरा क्या कर रहे हैं, निचोड़ा जाए, लेकिन समय था कम गया है। हैं? कहाँ पर? फिलीपींस में टाइफून। चीन में उसे क्या बोलते हैं? टाइफून। जापान में इसे क्या बोलते हैं? बगले बगले में भाई भाई, टाइफून। ठीक है, देखो रे जापान कहाँ से कहाँ बढ़ गया आगे। परमाणु बम गिरा उसके बावजूद भी पीछे, तकनीक में देखो कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया। और देखो हम लोग हैं, परमाणु बम नहीं भी गिरा तैयो क्या है, हम लोग टेक्नोलॉजी में कितना पीछे है। हम देखते हैं पापा को मोबाइल रख ले, क्या स्मार्टफोन रख ले हैं, अच्छा फ़ोन लगाना हो तो डायरी निकालते हैं। पापा ये क्या कर रहे हो यार? बोलते हैं हम कैसे निकाल रहे हो में से। तब सोचे ओ माय गॉड, हमारे फादर लोग अभी कितने अभी ओल्ड माइंड सेट से हैं। पापा अगर आप मोबाइल चाहते तो आपका पूरा अकाउंट कौन सा हैक
हो सकता है नहीं होगा उन लोग से। फिर जाकर लॉकों को लगाया हुआ है फ़ोन में, तब जाकर पूरा फ़ोन ठीक हो। कोई भी आपका फ़ोन ले लेगा, बस इधर उधर कर देगा हैं। और वही जापान जाओ तो तुम, जापान तकनीक से भी कितना आगे चला गया है, ठीक है। इतू सा देश, उसे चाइना डर रहा है भाई, ठीक है। उसे पूरा वर्ल्ड, पर्ल हार्बर पे अटैक मार दिया था एक समय अमेरिका पर, ठीक है। तो तब जाकर अमेरिका मार दिया परमाणु बम। ये जो बीच में घटना घटा, तुम नहीं देखा? उसका मकसद सिर्फ क्या था? ईरान को किससे अलग करना? परमाणु से। तो पहले तुम उसके परमाणु को बम मार रहे हो भाई, और उसके बाद करो मैं इजराइल से खफा हूं। अरे गधा, नहीं। हम भारतीय बोले चल बता किसके साइड, ईरान के साइड या भाई दो भाई अपना काम निकालना है ना भाई, ठीक है। ये सब चीज थोड़ा सा ब्रिटिश के लिए हम क्या थे? आतंकवादी। और हमारे लिए वो क्या थे? स्वतंत्रता। पाकिस्तान के लिए वो क्या है? आर्मी। और हमारे लिए क्या है? आतंक। हम नहीं बोलते हैं कि पाकिस्तान में कोई गया किसी को टपका दिया, कितनी खुशी मिलती है, वाह हम गदगद हो जाते हैं, भले ठोक दिया हो उसको। लेकिन बताओ पाकिस्तान में तो यही न्यूज कैसे फ्लैश कर रहा होगा कि कोई आतंकवादी आया, गुप्त आतंकवादी मार के मिटा दिया उसका। तो हमारे लिए वही व्यक्ति एक क्या है? एक देश में देशभक्त, और वहां जा करके क्या बन गया वो? आतंकवादी। यही सब मैटर। देखो समझो बे, पूरा विश्व को समझो। तुम लोग एक ही बांध लिए हो क्या चीज? अपना दायरा। तुम्हारे लिए पूरा विश्व क्या है? खुला हुआ है, ठीक है। हमारे लिए मंदिर ही क्यों, सब खुला हुआ है। संडे को चले गए, लाओ हर दरवाजा मेरे लिए क्या है? खुला हुआ है। तुम बताओगे हमको कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं? ऊपर सब एक है, नीचे सब ड्रामा हो रहा है। सब क्या है? ये सब हम लोग सब ड्रामा हो रहा है भाई। चल चल इधर देख इधर। अब देखो समझो, अब आ जाओ विषय पर। भूमिका टेम्परेट साइक्लोन। बताओ लो लैटिट्यूड या हाई लैटिट्यूड? निम्न अक्षांश या उच्च अक्षांश? हाई लैटिट्यूड। ये बताओ समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का संबंध बताओ, निम्न अक्षांश से है या उच्च अक्षांश से? उच्च अक्षांश से। बताओ एक एयर मास से है या डबल एयर मास से है? यहां पर इसका संबंध किससे है? डबल एयर मास। ट्रॉपिकल साइक्लोन का संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे था? वार्म एयर मास से। वार्म एयर मास से। सेम एयर मास था, यहां पर क्या होगा? डिफरेंट एयर मास है। इसका मतलब इसकी जो दशा बनेगी या इसमें जो क्या होंगे? विंड होंगे, या कोल्ड एयर मास भी होगा इसमें, और क्या भी होगा? वार्म एयर मास। देखो कैसे भूमिका तैयार होता है। समशीतोष्ण कटिबंध का संबंध किससे है? लो लैटिट्यूड या हाई लैटिट्यूड? हाई लैटिट्यूड, ठीक है जी। उसके बाद हाई लैटिट्यूड पर जाएंगे तो बताओ किन दो पवनों के कन्वर्ज से? वेस्टर्लीज विंड एंड पोलर विंड से। वेस्टर्लीज विंड एंड पोलर विंड। क्यों? इसका संबंध किससे है? 60-65। अच्छा बताओ 60-65 लिख रहा है तो क्या यह 55 नहीं हो सकता है? क्या यह 75 नहीं हो सकता है? तो हो सकता है। मैंने एक कौन सा लिया स्थिति? एक आदर्श स्थिति लिया है मैंने। कहां से कहां? 65 से 60 से लेकर के 65 तक, ठीक है जी। उसके बाद है आप अगर यहां पर देखें तो दो विंड का क्या हो रहा है? यहां पर आपस में क्या हो रहा है? यहां पर टकरा रहा है। कौन कौन सा विंड है? एक कोल्ड एयर मास है, एक वार्म एयर मास है। अब बड़ी बात है कौन सा कोल्ड एयर मास है, कौन सा वार्म एयर मास है? ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है, ये आखिर इसकी ओरिजिन कैसे हुई? जिस विंड का ओरिजिन हाई लैटिट्यूड पर होगा वह एयर मास कैसी एयर मास होगी? कोल्ड एयर मास या वार्म एयर मास?
कोल्ड एयर मास, चाहे वो जल भी हो, जलधारा भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वह जलधारा जिसका ऑरिजिन लो लैटिट्यूड पर होगा, वह जलधारा कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा। वह जलधारा जिसका ऑरिजिन कहां पर हो? हाई लैटिट्यूड पर, वह जलधारा कैसी जलधारा हो जाएगी? कोल्ड। आ रही बात समझ? उसी प्रकार जो है यहां पर विंड का है, वह विंड जिसका ऑरिजिन कहां पर हो? हाई लैटिट्यूड पर हो, वह एयर मास कैसी एयर मास हो जाएगी? वह कोल्ड एयर मास होगा। लेकिन वह विंड जिसकी उत्पत्ति, जिसकी ऑरिजिन कहां पर हो? लो लैटिट्यूड पर, वह वार्म एयर मास होगा। सिंपल सी बात है। देखिएगा कि वेस्टर्लीज विंड एंड पोलर विंड के बीच में तुलना कर लीजिए। पोलर विंड की उत्पत्ति कहां पर हो रही है? हाई लैटिट्यूड पर या लो लैटिट्यूड पर? हाई लैटिट्यूड पर। इसका मतलब है पोलर विंड कैसा विंड है? कोल्ड एयर मास का या वार्म एयर मास है? कोल्ड एयर मास है। अच्छा, वेस्टर्लीज जो है यह लो लैटिट्यूड से कहां जा रही है? या हाई लैटिट्यूड की तरफ। इसका मतलब वेस्टर्लीज विंड कैसा विंड है? वार्म एयर मास है। इसलिए कहा जाता है कि समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए पहली बात क्या होनी चाहिए? हाई लैटिट्यूड, जहां पर दो डिफरेंट एयर मास आपस में क्या करती हो? टकराती है। आ रही बात समझ में? इसके लिए अनिवार्य है क्या बनेगा? यहां पर फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा? फ्रंट बनेगा। ठीक है जी। यहां पर क्या बनेगा? यहां पर फ्रंट बनेगा। तो फ्रंट जब बनेगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? ट्रायंगुलर हो जाएगा। इसकी शेप कैसी हो जाएगी? ट्रायंगुलर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, अगर आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन कौन सा है? ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन होगा? डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन कौन सा होगा? टेम्परेट साइक्लोन या ट्रॉपिकल साइक्लोन? अरे सिंपल सी बात है। साइक्लोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या अनिवार्य है? लो प्रेशर का होना क्या है? अनिवार्य। लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई होगा। बताओ, तुम जा रहे हो हाई लैटिट्यूड पर, हाई लैटिट्यूड पर जाओगे, बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? मैक्सिमम या मिनिमम? जब ये बताओ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब मिनिमम होगा तो टेम्परेचर बताओ हाई होगा या लो होगा? जब टेम्परेचर लो होगा। इसका सिंपल सी बात है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमें डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन नहीं मिलेगा। इसका मतलब टेम्परेट साइक्लोन लेस डिस्ट्रक्टिव देन ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसका मतलब है मोर डिस्ट्रक्टिव कौन सा साइक्लोन है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। आ रही बात समझ में? यही सब यूपीएससी कभी कभी घुमा के पूछते रहता है, जरा बताइए तो कौन सा क्या चक्रवात जो है मोर डिस्ट्रक्टिव है, कौन सा क्या लेस डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, साइक्लोन पकड़ना है तो आप क्या पकड़ लीजिए? लो प्रेशर। लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगा? ट्रॉपिकल जोन में होगा। ट्रॉपिकल जोन का मतलब वहाँ पे ट्रॉपिकल जोन में क्यों? क्योंकि वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम है। तापमान क्या है? उच्च है। लो प्रेशर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसलिए जो है ट्रॉपिकल जोन में जो साइक्लोन बनेंगे वह क्या होंगे? मोर डिस्ट्रक्टिव होंगे। क्यों? इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाती है। ये बताओ, अगर कंसेप्ट अगर मजबूत है तो हमारे पास शब्द नहीं है। ज्योग्राफी तो जहाँ पर बीपीएससी में सब सेकंड में आता है लंज पुंज होकर के, वहाँ टाइट होकर लिख कर आना है। क्या है मेरे पास? है लॉट्स ऑफ क्या है? वर्ड है। वर्ड ही क्या है मेरे पास? वर्ड है। अरे बात समझ में? इसलिए देखो, जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें तो क्या है, बस इसका मेंस आएगा तो मेंस में सिखाएंगे कि कैसे उत्तर लिखा जाता है। पहले सब्जेक्ट तो पकड़ो कि कैसे किसी को पढ़ना है। ठीक है। मेरा एक ही चीज मानना है कि स्ट्रॉन्ग मतलब कंसेप्ट को क्या रखिए? मजबूत। उसके बाद क्वेश्चन आए बाएं दाएं पूछते हैं, उसे क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे इस बात को? कब डिलेगा तब ना, डिलेगा तब ना। कभी आओ राम, कभी जाओ राम, कभी बीच में सो जाओ राम। उसी बीच से कोई कंसेप्ट निकल गया, सवाल पूछ लिया, अरे इधर आ गया हो, बस खत्म। देखो, जो ज्योग्राफी क्लास में कम से कम घर तो पढ़ो या मत पढ़ो, कम से कम क्लास में कॉन्शियस माइंड कर बैठल रहो, चुपचाप बैठकर सुनते रहो। ठीक है। चॉकलेट रख लो ना, नींद आती है तो चुप कर उसको फाड़ो ऐसे कि वो आवाज ना करे, उन्हें के चर 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 कर रहे हैं। हमारा भी ध्यान कहाँ चला गया तुम्हारे चॉकलेट पर। ठीक है। चुपके से फाड़ो, टक से कहाँ रखो? मुंह में, और बस नींद गायब हो जाएगा। फिर को आराम से उसको पिघलाते रहो पिघलाते रहो। और कुछ लोग कितने खत्म टाइप का होता है, मुंह में डाल रक्का 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 खा गया।
मतलब हमने यार कुछ खाने के भी मतलब शैली नहीं है, ठीक है। आइसक्रीम मिला लब से चाट गए, अरे उसको आराम आराम से खाओ भाई, उसको फील करो, ठीक है। दही खाओ, उसको आराम से फील करो, उसको खाओ, कुछ सोचो, कुछ अच्छी चीज हो तो कुछ अच्छी चीज सोचो, ठीक है। हम लोग काम ही यही था, चॉकलेट भरते थे पॉकेट में, एक पॉकेट में क्या है चॉकलेट, एक पॉकेट में कलम, हाथ में क्या है कॉपी, बैठ गए। कोई हमें पता है कि 5 कलम चलने वाला नहीं है क्लास में, कुछ लोग है जो बैठे ऐसे से कैले हैं ओह माय गॉड। और आपको मैं बताऊं, आप तो बहुत लकी हैं कि आप लोग कई बार पूछ सकते हैं। हम लोग के था टीचर एक ही बार पूरा पेज खत्म, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ज्योग्राफी का, ओशनोग्राफी था, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए टीचर फर्स्ट क्लास में बैठे हुए एक ही बार पूरा खत्म। बोले ओ माय गॉड 56,000 दिए रे, कुछ लिख पाए नहीं ठीक है। वो ऐसा वर्ड बोल रहा है इंग्लिश में जो कभी शब्द सुने ही नहीं है। तब लगता है गलती कर दी का जी। तो मेरी मम्मी से बहुत क्या था, मतलब मम्मी का कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ज्योग्राफी गए, अब मास्टर कुछ बोल दिया समझ में नहीं आया, पैसा लगता खा कि चूचा पढ़ा वही जाए, ठीक है। खुद ही पढ़ो जा करके, खुद ही पढ़ते गए बेवकूफ़ की तरह, तब धीरे धीरे समझ में आने लग गया, ठीक है। फिर समझ में आएगा कि नहीं हम एक ही पेन से लिखेंगे, कम लिख तो पाए कम से कम ठीक है। आज तक जो है वो नोट्स कभी मेरा पूरा हुआ ही नहीं। वो आज भी उस नोट्स में जो मैं कभी देखता हूँ उसमें खाली लकीरें पारा हुआ है, खाली फोटो वोटो जो है, सिजगी इन अपोजिशन, सिजगी इन कंजंक्शन, ठीक है, यही सब है। क्वाड्रेचरल, सन मून एंड अर्थ इन क्वाड्रेचरल, नहीं होता राइट एंगल जो बनता है शेप, बस यही सब है, खाली रेक्टेंगल सब बना हुआ। हाँ एक बात था, क्लास में क्या हुआ डर गया ना, फिर तो क्लास में कॉन्शियस जो पढ़ा रहे पूरा ध्यान कहाँ पर, उसके बोर्डे पर है, वो सारा बोर्ड में आज तक छप गया। वो पूरा फिगर था, वो आज भी क्या है, हम आज भी टाइड वुड पढ़ा देगा, टाइड वुड तो वही जो ये सब जो फिगर दिख रहा है ये सब क्या है, वही कॉपी का छपा हुआ है, वही लकीर उकीर छपा हुआ है। बस इसके पीछे लॉजिक समझ गए क्योंकि फीस मेरे पास था, ठीक है। अच्छा मतलब ये तो क्या है तुम्हारा चक्रवात है, पहले भूमिका लिखना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सोचे होंगे, पहला लाइन किस लैटिट्यूड पर है, ये हाई लैटिट्यूड पर, कहाँ हाई का मतलब कहाँ, तो 60 और अच्छा 60 और 65 जब समझ गए तो भाई इतना मुझे पता है कि यहाँ पर दो प्रकार का विंड टकरा रहा है, कौन कौन, कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास। तो कोल्ड एयर मास के रूप में कौन सा है, पोलर विंड, और वार्म एयर मास के रूप में कौन सा है, वेस्टर्लीज। अरे सब जब हम वाक लिखेंगे तो इसको लाइन बढ़ाएंगे ना भाई, ठीक है। हम यहाँ पर वाक को नहीं बढ़ाए, टेक्निकल फॉर्म में लिख दिए वर्ड में, तो क्या आ गया, कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास। अच्छा दो डिफरेंट विंड है। अब यहां पर समझिए, हम देख क्या रहे थे कि दो ट्रेड विंड जो आपस में आया तो साथ टकराया और कन्वर्ज भी कर गया। बात समझ यहां पर, ट्रेड विंड आया इक्वेटर के पास, क्या हुआ, पहले टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, कन्वर्ज कर गया। कन्वर्ज क्यों हो पाया, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। दोनों की क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, इसलिए वहां पर कौन सा जोन बन पाया, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बीच चूंकि आया, क्या हो गया, टकराया ही नहीं, कन्वर्ज करके क्या हो गया, ये वायु लिफ्ट कर गया, इसलिए ITCZ के बीच में जो क्या होगा, जो एरिया डेवलप किया वह एरिया क्या हो गया, पूरा शांत क्षेत्र है, उसमें कोई विक्षोभ पैदा नहीं हो रहा, उसमें कोई डेविएशन पैदा नहीं हो रहा, उसमें कोई डिप्रेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका साफ मतलब है कि उस काम प्लेस को हम क्या बोल रहे हैं, तो भूगोल की भाषा में उसे एक नाम दिया गया, डोल्ड्रम। डोल्ड्रम का मतलब ही क्या होता है, शांत। डोल्ड्रम का मतलब क्या है, शांत। इसका मतलब शांत क्षेत्र तभी बन पाएगा जब दो विंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए ITCZ जब भी बनेगा तो वह कहां बनेगा, वह ट्रेड विंड के साथ ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर देखिएगा, ये कोल्ड एयर मास, ये आपका कौन सा एयर मास है, वार्म एयर मास है। इसका मतलब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या नहीं है, समान नहीं। टकराएगा तो सही, कन्वर्ज नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, यह एक दूसरे से क्या हो जाएगा, यह दूर चला जाएगा,
ठीक है। और जो यहां पर क्या बनेगा, स्लोप बनेगा, जो यहां पर क्या बनेगा, स्लोप बनेगा, यही स्लोप किस नाम से जाना जाएगा, यह वार्म एयर मास, ये आपका क्या है, कोल्ड एयर मास, यही आपका क्या बन गया, यहां पर फ्रंट बन गया। ये क्या बन गया, आपका फ्रंट बन गया। ठीक है, तो पहली बात है, फ्रंट जब बनेगा तो सिंपल सी बात है, इसका आकार कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर। तो समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां बनती है, मुख्य अक्षांश पर किस दो पवन के टकराने से, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास के टकराने से किसका निर्माण होता है, फ्रंट का निर्माण होता है। इसलिए समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसी चक्रवात है, उसकी आकृति कैसी है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, अब बड़ी बात ये फ्रंट फिर क्या है, तो फ्रंट का मतलब है जब दो एयर मास, जब दो डिफरेंट एयर मास आपस में टकराती है तो वह कन्वर्ज ना करके क्या होती है, एक दूसरे से डेविएट हो जाती है। इस क्रम में क्या होता है, एक स्लोप का निर्माण होता है। एक क्या होता है, स्लोप का निर्माण होता है, एंड इसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट कहते हैं। इसका मतलब है कि समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो बनता है किसके सहारे बनेगा वह। अब मुझे बताओ कि अब इसके भूमिका, इसको मतलब लिखा जाए भूमिका में, तो क्या मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, कैसे, अब तो मेरे हैंड में है, या तो वो शॉर्ट कर ले या तो उसको बढ़ा ले। ठीक है, और बढ़ाना हो तो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से क्या होता है, कम विध्वंसकारी होता है, या लेस डिस्ट्रक्टिव देन ट्रॉपिकल साइक्लोन, कहानी खत्म। ठीक है जी, अब है यहां पर था समझिए फ्रंट के बारे में। अब देखो यहां पर क्या है, ये मैंने पट्टी ले लिया है, ठीक है। नीचे है वेस्टर्लीज विंड, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं, वार्म एयर मास, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा विंड का प्रभाव है, पोलर विंड का, इसके लिए हम क्या कोल्ड एयर मास ले सकते हैं, कोल्ड एयर मास। पोलर विंड कैसा एयर मास है, कोल्ड एयर मास, ठीक है। ये बताओ, जब दोनों टकरा करके इस शेप में चलता रहे, इस शेप में चलता रहे, ठीक है, इस शेप में चलता रहे, ठीक है, तो यहां पर जो वाताग्र बनता है उसे कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वाताग्र। क्या, कौन सा वाताग्र कहते हैं, स्थिर वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। देखिएगा यहां भी जो है हम लोग अचानक से क्या पढ़ डालेंगे, साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रंट। ये बताओ, यहां पर फ्रंट के सहारे बन रहा है, इसका मतलब फ्रंट की ऑरिजिन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेट साइक्लोन की ऑरिजिन है या ना। ये बताओ, जब डेड हो जाएगा फ्रंट तो इसका मतलब टेम्परेट साइक्लोन क्या हो जाएगा, फिर डेड कर जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट को यहां पे समझ लेने का मतलब क्या है, टेम्परेट साइक्लोन को क्या कर लेना है, हमें समझ लेना है। अब कोई जरूरी नहीं है कि दोनों की इंटेंसिटी क्या हो, बराबर हो। स्टेशनरी फ्रंट तभी बन पाएगा जब दोनों एयर मास की क्या हो, इंटेंसिटी समान हो। जब दोनों एयर मास की इंटेंसिटी जब समान होगी तो ऐसे कंडीशन में जो फ्रंट बनेगा वह फ्रंट किस नाम से जाना जाएगा, वह स्टेशनरी फ्रंट के नाम से जाना जाएगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये मैंने एक लाइन लिया है, अगर वेस्टर्लीज विंड की इंटेंसिटी बढ़ जाए, वेस्टर्लीज विंड की इंटेंसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो बताओ ये अगर 0 है, ये मैंने माना है m और ये मैंने माना है n, ठीक है। वेस्टर्लीज विंड की इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोर्स किस पर लगेगा, ये बात O और किस पर लगेगा, n पर, ठीक है। O और n पे लगेगा तो सिंपल सी बात है, इसकी कुछ इस प्रकार क्या हो जाएगा, शेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस प्रकार क्या बन जाएगा, शेप बन जाएगा। ऊपर की ओर शिफ्ट नहीं करेगा, क्यों, ऊपर कौन सा एयर मास है, कोल्ड एयर मास है। भारी है या हल्का, भारी है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, झुक जाएगा कि किस ओर, नीचे की ओर। अच्छा बताओ, जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी भी फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इस दो फिगर को तुम क्या करो,
ये फिगर 1 है तुम्हारा, ये फिगर 2 पकड़ लो, फिगर 2A मान लो, 2A, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा विंड था? वेस्टर्लीज। ये तुम्हारा क्या है? O है। ये तुम्हारा क्या है? N है। ये तुम्हारा क्या है? M। ये बताओ कौन सा एयर मास है? ये कोल्ड एयर मास। ये आपका क्या है? वार्म एयर मास है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेज इंटेंसिटी बढ़ी किसकी? वेस्टर्लीज विंड की, ठीक है। तो क्या हो गया? ये आपका O है, ये आपका क्या है? N है। ये क्या हो गया? झुक गया। क्यों? फोर्स लगा इसी भाग पर। इसी भाग पर क्यों लगेगा? क्योंकि इसकी दिशा क्या है? वेस्टर्लीज है, ठीक है। तो इसकी जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम कहाँ पर लगेगी? ये मान लो तुम्हारा क्या है? O है, ये आपका क्या है? N है। तो मैक्सिमम फोर्स किस पर एक्ट हो जाएगा? यह O और N पर, ठीक है। O N पे अगर लगेगी तो यह पहली बात क्या होगी? यह ब्रांच क्या हो जाएगा? सिंक करेगा नीचे की तरफ, ठीक है जी। ये बताओ, इसका मतलब ये जो आपका O और N, ये जो फ्रंट बन रहा है, ये आपका क्या स्लोप बना या नहीं बना? ये जो आपका क्या स्लोप बन रहा है, क्या हम इसे वार्म फ्रंट बोल सकते हैं? क्या हम इसे वार्म फ्रंट बोल सकते हैं? ठीक है। ये बताओ, ये जो वार्म वेस्टर्लीज विंड की इंटेंसिटी बढ़ने से वार्म फ्रंट का क्या होगा? फॉर्मेशन। और ये वार्म फ्रंट के फॉर्मेशन से कौन सा फ्रंट और भी बन गया? कोल्ड फ्रंट। ये बात समझ में आई या नहीं है? पहला केस है कि मैंने क्या किया है? वार्म एयर मास की इंटेंसिटी क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, ठीक है। वार्म एयर मास की इंटेंसिटी को अगर मैंने बढ़ाया है तो क्या होगा? पहला केस में क्या होगा? इधर झुकाएगा, जैसे इधर झुकाएगा तो इसकी भी फोर्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भारी आपका क्या है? एयर मास है, इसके क्षेत्र में प्रवेश किया तो यह भी क्या होगा? इसका रिजल्टेंट फोर्स लगा देगा नीचे की तरफ। तो कुछ इस प्रकार का क्या हो जाएगा? शेप बनेगा, ठीक है। तो ये वाले भाग पर, किस वाले भाग पर? O और N वाले भाग पर ये जो स्लोप बन रहा है, यह स्लोप कैसा स्लोप बनेगा? यह इस स्लोप को क्या हम बोल सकते हैं? वार्म फ्रंट, ठीक है। लेकिन यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स बढ़ गया है किसका? कोल्ड एयर मास का। तो कोल्ड एयर मास की इंटेंसिटी बढ़ जाने से किस फ्रंट का निर्माण किया है? यह कोल्ड फ्रंट का निर्माण किया है। इसका साफ मतलब है कि किसी भी एयर मास की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो वह अपने साथ दो फ्रंट का निर्माण करेगा। वह अपने साथ कितने फ्रंट का निर्माण करेगा? यह दो फ्रंट का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जाए, अगर कोल्ड एयर मास की ही इंटेंसिटी बढ़ गई होती तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगता? M और O पर लगता। तो इसको धक्का देता तो फिर यह क्या होता? अपने आप सिंक कर जाता फिर, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एक स्टेशनरी फ्रंट का मतलब है कि जहां पर दोनों की इंटेंसिटी क्या है? बराबर है। जब कोल्ड एयर मास की और वार्म एयर मास की इंटेंसिटी अगर बराबर है तो दोनों विंड आपस में आएंगे, टकराएंगे, क्या हो जाएंगे? दूर हट जाएंगे। जो स्लोप बनेगा वह स्लोप कैसा स्लोप होगा? वह जो फ्रंट बनेगा वह होगा स्टेशनरी फ्रंट कहलाएगा। लेकिन इन दोनों ही एयर मास में से किसी भी एयर मास की इंटेंसिटी अगर बढ़ गई, दोनों ही एयर मास में से किसी की भी अगर क्या हो जाए? इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो वह अगर वार्म एयर मास की क्या बढ़ गई? इंटेंसिटी बढ़ गई, तो वह अपने साथ वार्म फ्रंट तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन इसके रिजल्टेंट रूप में क्या दिखाई पड़ेगा? कोल्ड फ्रंट भी दिखाई पड़ेगा। अब बड़ी बात यह है, कौन सा एयर मास हल्का है? कौन सा एयर मास हल्का होगा? वार्म एयर मास या कोल्ड एयर मास? वार्म एयर मास। तो बताओ, वार्म एयर मास अगर हल्का है तो सबसे ज्यादा एक्सपैंड कौन करेगा? वार्म एयर मास, ठीक है। ये बताओ, लिमिट अगर जलवाष्प है, लिमिट जलवाष्प अगर हो, ठीक है, किसके पास? वार्म एयर मास के पास, तो वह क्या करेगा? अधिक दूर में कम वर्षा कराएगा, हाँ या ना? अरे सिंपल सी बात देखो ना भाई, 1 किलो मिठाई आया, अब भांजा एक ही है, एगो भांजा खा करके पूरा क्या एरिया गया, पूरा एकदम खा के। 1 किलो मिठाई आया, अब 75 को मालूम, 12 को क्या हो? भांजा हो, 12 को क्या हो? भांजा हो। सब मार फसैले है कहाँ पर?
मिठाई पर। अब बताइए लिमिट इसमें क्या था, मिठाई, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये बताओ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वार्म एयर मास क्या है, यहाँ पर हल्का है, वो अधिक दूर में क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। इसका मतलब कि वार्म फ्रंट से जो वर्षा होगा यह अधिक क्षेत्र में कम वर्षा होगा, हाँ या ना। सबसे बड़ी बात, वार्म फ्रंट किसे कहते हैं, जब वार्म एयर मास की इंटेंसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वह अपने साथ किस फ्रंट का निर्माण करेगा, वह वार्म फ्रंट का निर्माण करेगा। ठीक है जी। अगर कोल्ड फ्रंट क्या है, ठीक है, तो जब कोल्ड एयर मास की इंटेंसिटी बढ़ जाए या फिर क्या चीज़ हो, वार्म फ्रंट के ऑरिजिन से रिजल्टेंट फोर्स किसका बढ़ जाए, कोल्ड एयर मास का, तो वह अपने साथ कौन सा फ्रंट का निर्माण करता है। अच्छा बताओ, इसका मतलब क्या है कि स्टेशनरी फ्रंट आगे मैच्योर होकर के दो फ्रंट बनेगा या नहीं बनेगा। पहला आपका क्या है, पहला फेज स्टेशनरी फ्रंट, ये अगर मैच्योर कर रहा है इसका मतलब दो फ्रंट और बन गया, कौन कौन, वार्म फ्रंट और कौन सा फ्रंट बन जाएगा, कोल्ड फ्रंट। ये बताओ आगे चल करके आपको ऐसा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ इस प्रकार का फ्रंट बनेगा, इधर आपका क्या है कोल्ड फ्रंट और ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका वार्म फ्रंट, ये आपका क्या बन गया, कोल्ड फ्रंट। मतलब ऐसा होगा दोनों क्या हो जाएगा, चिपकने लग जाएगा, दोनों फ्रंट क्या हो जाएगा, वह चिपकने लग जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या बोलते हैं, अक्यूलेट फ्रंट। जब दोनों क्या हो जाएगा, दोनों फ्रंट आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अच्छा बताओ, दोनों फ्रंट आपस में चिपक जाएंगे, दोनों फ्रंट, तो बताओ ये इस शेप को उल्टा, मतलब ये जो शेप आपको दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब ये वार्म एयर मास कहां चला जाएगा, ऊपर, वार्म एयर मास कहां जाएगा, वह ऊपर। मतलब कुछ समय के बाद यह जो एयर मास कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा, यह शेप, नीचे क्या रहेगा, कोल्ड एयर मास, और ऊपर क्या होगा, वार्म एयर मास। मतलब नीचे कोल्ड फ्रंट, ऊपर क्या है आपका, वार्म फ्रंट। ये बताओ इसका मतलब जो नीचे लो प्रेशर का क्षेत्र था अब वह किसमें चेंज कर जाएगा, वह हाई प्रेशर में। ठीक है, इसका मतलब यह फ्रंट ऑरिजिन हो रहा है या फ्रंट अब मर गया, अब वह फ्रंट क्या हो जाएगा, वहां पर डेड कर जाएगा। फ्रंट डेड किया, इसका मतलब कौन भी डेड कर गया, साइक्लोन। क्यों, क्योंकि जो लो प्रेशर बन रहा था नीचे, अब वो नीचे क्या बन गया, अब हाई प्रेशर। और जब हाई प्रेशर बन गया तो सिंपल सी बात है, वायु किस ओर फेंकने लग जाएगा, वह बाहर की तरफ, जो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन में देख रहे थे। ठीक है, इसका मतलब आप देखिएगा, पहला कंडीशन क्या है, फ्रंट बना, पहला क्या है, दो एयर मास है, दोनों एयर मास की क्या है, इंटेंसिटी इक्वल है। इसका मतलब क्या है, वह स्टेशनरी फ्रंट में स्थिर वाताग्र है। ठीक है, स्थिर वाताग्र, ये कोई ऐसा हो सकता है कि वो साल स्थिर वाताग्र में ही निकल जाए, कोई आवश्यक नहीं है कि वार्म फ्रंट भी बने, कोल्ड फ्रंट भी बने, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और कब तक रहेगा ऐसा, जब तक दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर इंटेंसिटी बढ़ गई किसी एक की भी तो दो फ्रंट का निर्माण कर लेगा, शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र। ठीक है, अच्छा बताओ, यह कुछ समय तक चलता रहा, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये इसको वह डाइवर्ट करने लग जाएगा, किस ओर, कोल्ड एयर मास की तरफ। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ कौन बैठ रहा है, ऐसे मान लो कि मैंने यहां पर ये देखो, ये आपका क्या है, फ्रंट, तो नीचे की तरफ कौन बैठ रहा है, और वार्म एयर मास क्या हो रहा है, ऊपर जाकर एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो वार्म एयर मास का गुण क्या है, नीचे आना या ऊपर जाकर फैल जाना। ठीक है, ये बताओ, जब ये ऊपर की तरफ बल लगाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, कोल्ड फ्रंट। क्यों, कोल्ड फ्रंट क्या है, कोई कोल्ड एयर मास क्या होता है, हैवी भी होता है, वो नीचे की तरफ आएगा, उसके ऊपर कौन शिफ्ट करेगा। इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा कि इस शेप को क्या कर देगा, वह पलट देगा। ठीक है, इसका मतलब ऊपर होना चाहिए शीत या कोल्ड एयर मास, तो ऊपर क्या चला गया,
वार्म एयर मास, नीचे क्या आ गया, कोल्ड एयर मास। नीचे जब तक क्या था, वार्म एयर मास था, तो लो प्रेशर का बेल्ट बना हुआ था, जिसलिए चारों ओर से वायु चक्रीय प्रवाह कर रहा था, और फ्रंट के कारण जो है वह क्या था, वो चक्रीय प्रवाह जो है एक ट्रायंगुलर शेप लिए हुआ था। लेकिन जैसे ही क्या हो जाएगा यार, नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया, तो बताओ केंद्र में क्या बन जाएगा, अब जो लो प्रेशर था अब वो किस में चेंज कर जाएगा, वो हाई प्रेशर की ओर चेंज कर, और चारों ओर आपका क्या है, चारों ओर क्या फैल गया है, वार्म एयर मास, तो बीच में क्या है, हाई प्रेशर, चारों ओर क्या बन गया, लो प्रेशर। अब वायु का क्या हो जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर चक्रीय प्रवाह होने लग जाएगा, तो आसमान क्या हो जाएगा, फिर साफ हो जाएगा। ठीक है, बीच में सवाल पूछ ले कि अगर बताइए कि शीत वाताग्र का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई, अगर बताओ जलवाष्प अगर सीमित है, अगर वाटर वेपर क्या है, सीमित है, तो बताओ फैलेगा ज्यादा कौन सा एयर मास, वार्म एयर मास या कोल्ड एयर मास, तो सबसे कम कौन फैलता है, कोल्ड एयर मास। इसका मतलब है कि कम क्षेत्र पर तीव्र वर्षा कराएगा कौन सा फ्रंट, कोल्ड फ्रंट। विस्तृत क्षेत्र पर कम वर्षा कराएगा कौन सा फ्रंट, वार्म फ्रंट। ठीक है, तो जब तक चक्रवातीय दशा रहेगी तो या तो किस फ्रंट से वर्षा होगी, कोल्ड फ्रंट से वर्षा होगी, या तो क्या होगी, वार्म फ्रंट से वर्षा होगी। पूछ ले आपसे, वार्म फ्रंट से वर्षा होगी तो कैसा वर्षा होगा, अधिक क्षेत्र में कम वर्षा। अगर आपसे पूछ ले कोल्ड फ्रंट से कैसा वर्षा होगी, कम क्षेत्र पर तीव्र वर्षा। ठीक है, यह मर कब जाएगा, जब दोनों क्या हो जाएगा, दोनों फ्रंट आपस में चिपक जाएंगे, तो ऊपर की तरफ कौन शिफ्ट कर जाएगा, वार्म फ्रंट, नीचे की तरफ कौन शिफ्ट कर जाएगा, कोल्ड फ्रंट। ठीक है, जब नीचे शिफ्ट कर जाएगा तो जो नीचे का भाग है वो क्या हो गया, हाई प्रेशर, और चारों ओर जो फैल गया आपका कौन सा, वार्म एयर मास, वो कैसा क्षेत्र बनाएगा, बाहर लो प्रेशर, बीच में हाई प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, जो वायु का चक्रीय प्रवाह था केंद्र की ओर, अब ये केंद्र से क्या होने लग जाएगा, बाहर की तरफ, तो यहाँ से आसमान क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे जो है चक्रवात और वाताग्र जो है कैसे मौसम को प्रभावित करता है। ठीक है, ये बताओ, ये जब क्या वार्म एयर मास है, ये कहाँ जमा हो रहा है, बीच में, तो बताओ कौन सा प्रेशर बन रहा है, या लो प्रेशर। ये बताओ कौन सा वायु भारी है, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ये बताओ इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑलरेडी बढ़ जाएगी, तो कौन ज्यादा बल लगाएगा, कोल्ड एयर मास। ठीक है, तो इसके चारों ओर कौन सा वायु का प्रभाव है, बाहर से ठंडी वायु है। ठीक है, अरे गर्म का तो यही ना है, हो बीचे में ना, चारों ओर कौन बढ़ गया, अब ऊपर कौन सा वायु है, ठंडी वायु, इधर भी कौन सा वायु, तो बीच में लो प्रेशर, चारों ओर का क्या है, हाई प्रेशर। तो वायु किस ओर चक्रीय प्रभाव करने लग जाएगी, वह केंद्र की तरफ करने लग जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे क्या होगा, यह चिपकता जाएगा, एक समय ऐसा होगा पलट देगा इसको, क्या होगा, इस शेप को वह पलट देगा। जैसे ही पलटेगा तो ये लो प्रेशर कहाँ भाग जाएगा, वह कोल्ड एयर मास के क्षेत्र में। ठीक है, तो जो लो प्रेशर था अब किसके संपर्क में आने से, ठंडी वायु के संपर्क में आने से वह किस में चेंज कर गया, वह हाई प्रेशर में। ठीक है, ऊपर कौन भाग गया, गर्म वायु राशि, नीचे कौन आके जमा हो गया, वह ठंडी वायु। और ठंडी वायु कैसा क्षेत्र का निर्माण करता है, हाई प्रेशर का क्षेत्र निर्माण करता है। और कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो यही से जो है हम लोगों का एक चैप्टर जो था इसमें वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन या क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा रोकेंगे इसलिए क्योंकि उसी के साथ हमें इंडिया भी पढ़ना है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी जो है इसी के बाद जो है इसमें लास्ट चैप्टर रह जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक जोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, थोड़ा सा हम बीच में रुकेंगे इसलिए क्योंकि थोड़ा सा हमें बीच में और भी थोड़ा कंसेप्ट को सीख ले, क्योंकि मेरे पास समय कम है।
तो कुछ ओशनोग्राफी का कुछ चैप्टर को सीख लेना क्या है, अनिवार्य है। उसके बाद आसानी से हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, तो उसी के साथ पहले ही पढ़ा करके निकालेंगे। इंडिया की अलग से पढ़ेंगे वनस्पति, पूरा विश्व की पढ़ेंगे वनस्पति, क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करके। बहुत बहुत